एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 75 एक्सप्लेन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू। लास्ट एपिसोड में जैसा आप सबने देखा था कि फेंगयुआन के सामने विजडम गु खड़ा था। फेंगयुआन तो भाई अब उसका एक तरीके से कल्टीवेशन स्टॉप हो चुका है। कल्टीवेशन स्टॉप होने का एक ही रीज़न है, क्योंकि वो ज़ॉम्बी बन चुका है, एक अनडेड। और विजडम गु से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उसकी लाइफ स्पैन कैसे लेगा। भाई के पास लाइफ ही नहीं बची तो स्पैन कहाँ से ख़त्म होगी, है ना। तो अब आगे देखेंगे हम। और उसके ठीक सामने विज़डम को आके खड़ा हो गया था। एक तरीके से शायद उससे कह ही रहा होगा कि चल भाई यहाँ से ले चल मुझे भी साथ में। और हम यहीं पे एपिसोड वैसे ख़त्म हो गया था, और सिर्फ एपिसोड ही नहीं, पूरी की पूरी बुक ख़त्म हो गई थी। वॉल्यूम 3 का हमने एंड कर दिया। हमने कहाँ स्टार्ट करा था भाई, मानवा ने कवर कर लिया था वॉल्यूम 1 को आधे से ज़्यादा। और वॉल्यूम 1 भी हमने ख़त्म करी, वॉल्यूम 2 भी ख़त्म करी, वॉल्यूम 3 भी आज ख़त्म हो गई। और अब वॉल्यूम 4 स्टार्ट हो चुकी है। और इसी के साथ हम ऐसे ही जल्दी ही सब कुछ कंप्लीट कर देंगे, पूरी एंड कर देंगे नॉवल भी। तो स्टार्ट करते हैं पहले अपना एपिसोड। एपिसोड स्टार्ट होता ही हमें दिखाया जाता है आंखें खोलते हुए। फेंगयुआन यहाँ पे अपनी आंखें खोल रहा था। क्रिस्टल जैसी वॉल एक ब्राइट पिंक ग्लो के साथ चमक रही थी। ये देख के फेंगयुआन थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। फिर उसे याद आया उसने स्टारगेट को यूज़ किया था और नॉर्थर्न प्लेन से वापस हुई मॉर्टल ब्रेसलैंड आने के लिए। लेकिन इस बार ट्रिप नॉर्थर्न प्लेन्स में दिमाग, सोल सब कुछ थक चुके थे भाई, इतनी खतरनाक ट्रिप गई थी। बहुत ही रिस्की मिशन था और ऑलमोस्ट जान तक चली जाती। चाहे उसका बॉडी अभी 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग का हो, लेकिन माइंड और सोल का तो फटीग रियल था। वापस हुई मॉर्टल ब्रेसलैंड आते ही उसने कुछ यहाँ पे अरेंजमेंट्स भी किए थे, फिर डीप स्लीप में चला गया था। अब उसकी आँखें खुल रही थी और यहाँ पे दिखाया जाता है जब उसकी आँखें खुली, पता नहीं लेकिन थोड़ी देर बाद खुली थी वैसे। जब उसने देखा तो उसका पूरा बॉडी ना एकदम थका हुआ था, बहुत ज़्यादा थकान थी। इस वक़्त भी अभी भी थका हुआ था। फेंगयुआन बस लेटना चाहता था, उठने का बिल्कुल मन नहीं था। अब फेंगयुआन सोचते हुए कहता है, मेरी जो बॉडी है डेथ एनर्जी से भर चुकी है। मैं पूरा का पूरा ज़ॉम्बी बन गया हूँ। बॉडी को फटीग का कोई फ़ील नहीं होता, लेकिन मेरी जो सोल है ना, ओरिजिनल है, उसकी तो लिमिट है ना, और वो अभी हर्ट हो रही है, जिसकी वजह से मेरा मन बिल्कुल एकदम लेटने का कर रहा है। यानी बॉडी से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोल में दिक्कत आ गई है। और क्या बोले, डेथ एनर्जी भर गई है बॉडी में भी। तो ये थॉट्स फ्लैश आते हैं उसके दिमाग में और फेंगयुआन धीरे से उठने लगा। उसके माइंड बिल्कुल अभी भी शांत था, एक पीसफुल वाइब थी। नींद का काम होता ही है सोल को एकदम भाई आराम से सही कर देना, थोड़ा बहुत रेस्ट देना, रिलैक्स्ड फील करवाना। फेंगयुआन ने गहरी सांस छोड़ी, लिम्स को स्ट्रेच करा, लेकिन लग रहा था जैसे बॉडी में ना कुछ अजीब सा फील हो रहा है, हैवी और बहुत अजीब तरीके से फीलिंग आ रही थी। बहुत अजीब सा, एकदम फ्लेक्सिबल फील नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था अभी भी कुछ है, मतलब होता नहीं है कि थोड़ा सही होना है, स्ट्रेच होना है, लेकिन हो नहीं पा रहे। लेकिन उसे कोई शौक नहीं लगा, उसे पता था ये सब मैनेड सेल्फ फिलर मूव का साइड इफेक्ट है। उसकी सोल काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, इसी वजह से जब वो इस पावरफुल ज़ॉम्बी बॉडी को मूव करने की कोशिश करता, बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा फील हो रहा था। तभी फेंगमैन कहता है लैंड स्पीड कहाँ है। उसकी आवाज़ एकदम हार्श थी, जैसे बर्फ पे टुकड़ों पर मिट्टी घिस रही हो। सुनने वाले तो भाई एकदम अजीब सा फील करेंगे। और लिटिल हुई मॉर्टल तुरंत कहती है मास्टर। उसकी आवाज़ पहले जैसे ही क्यूट और स्वीट थी, लेकिन इस बार उसमें थोड़ा सा टेंशन और उदासी छुपी हुई थी। पेंगुइन ने मुड़ के देखा, उसके लेफ्ट हैंड के पास लिटिल हुई मॉर्टल खड़ी थी। आंखें थोड़ी सी लाल हो रखी थी। पेंगुइन कहता है मैं कितनी देर से सो रहा हूँ। लिटिल हुई मॉर्टल कहती है मास्टर आप 2 दिन और 3 रात से सो रहे हैं। पेंगुइन ने याद करा, 2 दिन 3 रात मतलब हुई मॉर्टल ब्रेसलैंड के टाइम के हिसाब से यहाँ 5 दिन, मतलब आउटर वर्ल्ड में सिर्फ एक ही दिन गुजरा है। तो इसका मतलब है जब वो वाइंड ऑफ वेल ऑफ एसिमिलेशन निकला था नॉर्थर्न प्लेन्स में, अभी तक एक ही मतलब एक दिन भी सही से नहीं हुआ है। पेंगुइन का माइंड थोड़ा सा सेटल हुआ। सोने से पहले उसने हाई लॉरेन के साथ टेम्परेरी पार्टनरशिप मतलब डिसाइड करी थी। उसे नॉर्थर्न प्लेन्स वापस जाना होगा जल्दी ही। लिटिल हुई मॉर्टल ने उसका साइलेंस देखा तो लगा मास्टर नाराज है। उसने अपना छोटा सा मुंह एकदम खोला और बोलने लगी, मास्टर मास्टर इतना सैड मत हो, आपका करंट लुक हाँ थोड़ा अगली लगता है, लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन वापस नॉर्मल बन जाओगे। मुझे पूरा ट्रस्ट है मास्टर पे, प्लीज़ प्लीज़ चीयर अप कर रही हूँ मैं। और फेंगुइन थोड़ा सा स्पीचलेस हो गया। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और लिटिल हुई मॉर्टल के छोटे से कान पर एकदम रख दिया और सर को एकदम सहलाने लगा। और लिटिल हुई मॉर्टल थोड़ा सा पीछे हटी, लेकिन एंड में फेंगुइन का बड़ा और स्कैरी ज़ॉम्बी हाथ उसके सर पे आ गया और उसने सर नीचे कर लिया बिना कुछ बोले। फेंगुइन के मतलब उसके बालों को एकदम हल्के से एकदम ऐसे सहला रहा था, लेकिन लिटिल हुई मॉर्टल से कंट्रोल नहीं हुआ। वो एकदम रो पड़ी। लिटिल हुई मॉडल कहती है रोते हुए, मास्टर आपका हाथ कितना गंदा है, छी। फिर भी मुझे अच्छा लगा। ये बोल के उसने फेंगुइन के बड़े बड़े लेग्स को हग कर लिया और फिर जोर से रोने लगी। लिटिल हुई मॉडल अभी भी वैसी ही थी,
एक 5 से 6 साल की बच्ची जैसी, पूरा एकदम इनोसेंट टाइप की, मतलब छोटी-सी प्यारी-सी है, एकदम पूरी इनोसेंट। एक रेनबो जैसी ड्रेस पहनी हुई थी, उसकी स्नो व्हाइट फॉक्स टेल नीचे लटक रही थी। दिख रहा था कि वो सैड है। लैंड स्पिरिट ऑब्सेशन और हेवनली पावर का फ्यूज़न होता है, विल जैसा नहीं होता, इसलिए कभी झूठ नहीं बोलते। जो भी लिटिल हुई इमॉर्टल ने बोला, वो पूरा सच था। पेंगुइन का एक्सप्रेशन शांत था, उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके ज़ॉम्बी के teeth जो बाहर दिख रहे थे, थोड़े एकदम अंदर चले गए और उसका हाथ जो लिटिल हुई इमॉर्टल के सर पे था, उसको टच थोड़ा-सा जेंटल हो गया। उसने अपने पोर्शंस ऑफ जो मन था ना, उसके अंदर अपना एक अपनी बॉडी में भेजी और पहला प्राइमेसी अपने चेक करा, अपना मतलब वही है ना, अपनी बॉडी के अंदर चेक कर रहा है कि अभी सब ठीक-ठाक है कि नहीं। पहला प्राइमेसी चेक करता है तो पता चलता है डेड साइलेंस। प्राइमल एसेंस का एक ड्रॉप भी नहीं था, सिर्फ़ उसका पहला वाइटल गू वहाँ था। जो पहले क्रिस्टल पर्पल वॉल थी, वो अब रॉक टाइप मटेरियल बन चुकी थी। पूरी वॉल पे क्रैक्स थे। ये क्रैक्स का रीज़न था स्प्रिंग ऑटम सिगाडा जो उसके प्राइमेसी के बीच में था। सिगाडा का बॉडी ग्रीन और येलो लाइट में ग्लो कर रहा था। रैंक 6 इमॉर्टल गू का और अब पूरे प्राइमेसी पे एकदम स्प्रेड हो रहा था। अगर ये प्राइमेसी रैंक 5 का होता, अब तक तो टूट चुका होता। लेकिन अब प्राइमेसी डेड है, तो थोड़ा प्रेशर हैंडल कर लेता है। लिमिट अब भी है, लेकिन थोड़ा-सा मतलब अब लिमिट क्रॉस हो गई है, तो वो हैंडल हो पा रही है क्योंकि डेड है ना इसलिए। फेंगुआ ने नोटिस करा प्राइमेसी बिल्कुल ड्राई है, कोई प्राइमल एसेंस वहाँ जनरेट नहीं हो रहा है। फेंगुआ सोचता वक़्त कहता है ज़ॉम्बी बनने का प्राइस है ये। प्राइमेसी डेड हो जाता है और एसेंस प्रोड्यूस नहीं करता। उसके दिमाग में फर्स्ट जेन गोयू का थॉट आया। उसने खुद को ब्लड वेट बनाया था, जिसके बाद उसका प्राइमेसी भी डेड हो गया था और उसे हेवनली एसेंस ट्रेज़र लोटस जैसे गोवॉर्म की भूख लगी थी। बिल्कुल, क्योंकि फेंगुआन के पास वैसे ये है और उसे इस चीज़ की भूख इसलिए लगी थी, यानी गू क्लैन का इंसेक्टर जो था, इसलिए लगी थी क्योंकि हम जानते हैं कि प्राइमेसी में प्राइमल एसेंस बनेगा ही नहीं क्योंकि डेड है तो। तो ऑफ कोर्स उसे कोई दूसरा सोर्स चाहिए, या तो वो प्राइमल वो एसेंस वहाँ से ले ले प्राइमल स्टोन से, अदरवाइज़ ऐसा कोई गू हो उसके पास जो प्रोड्यूस करता हो, इसलिए। फेंगियोन माइंड में कहता है, मेरा केस उससे काफ़ी बेटर है, मैं तो ऑलरेडी इमॉर्टल बन चुका हूँ, मेरे पास 9 ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस है। और प्राइमल एसेंस का तो कोई लिमिट ही नहीं है। सही बात है, ये भी सही है। ये सोच के उसने अपनी जो सोच थी सेकंड प्राइमेसी की तरफ मूव करी। नया स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल प्राइमेसी भी ग्रे बन चुका था, एकदम वैसे ही टाइप का ग्रे-ग्रे। एक डेड लैंड जैसा, स्काई ग्रे था, व्हाइट स्टोन माउंटेन टूट गए थे, ग्राउंड एकदम डार्क हो चुका था और बदबू मार रहा था। बदबू क्यों मार रहा है? पूरा ज़मीन क्रैक से भरा था, जैसे कोई अर्थक्वेक के बाद सीन हो। सब एकदम क्या बोले क्या खराब चीज़ लग रही थी। नो देखने में सही नहीं लग रहा, खराब ही हो गया एक तरीके से ब्लेस्ड लैंड। उसका ब्लेस्ड लैंड ही तो है एक तरीके से। ये सब हुआ था विज़डम गू को ज़बरदस्ती कंटेन करने की वजह से। इस इमॉर्टल प्राइमेसी के अंदर ऑलमोस्ट सारे फेंगुइन के गू वर्म थे और सबसे ज़्यादा इमॉर्टल जो मतलब अटेंशन यहाँ पे ग्रैब करने वाली जो इमॉर्टल चीज़ थी वो थे इमॉर्टल गू। टोटल 7 इमॉर्टल गू थे यहाँ पे। भाई साहब अगर किसी को पता चले तो शॉक्ड सही रह जाए। इमॉर्टल गू यूनिक होते हैं, मिलना बहुत मुश्किल होता है। नॉर्मल गू इमॉर्टल के पास एक भी नहीं होता। मतलब नॉर्मल जो गू इमॉर्टल्स होते हैं ना, उनके पास एक भी गू नहीं होता ऐसे वाला, जैसे इमॉर्टल गू फेंगुइन के पास है। अगर फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल गू जो हाई लॉलन को दिया था और स्प्रिंग ऑटम सिगाडा भी इंक्लूड करे, तो फेंगुइन के पास टोटल 9 इमॉर्टल गू थे। 9। 3 इमॉर्टल गू थे जो वाटर पवेलियन से रिलेटेड थे, वो थे वर्ल्डली वेव ट्रेस गू, डिलाइट इन द माउंटेन वाटर गू और क्लैमिटी बैकबोनिंग गू। बाकी के 4 इमॉर्टल गू फेंगुइन ने तब हासिल किए थे जब उसने फॉर्मलेस फीस्ट को मुश्किल से तोड़ दिया था। इमॉर्टल गू के अलावा वहाँ बहुत सारे मॉर्टल गू भी थे। जो सबसे वैल्यूएबल मॉर्टल गू थे, वो भी फॉर्मलेस फीस्ट तोड़ते वक्त ही मिले थे, जो मतलब फेंगुइन को मिल गए थे। ये सारे गू वॉर्म्स ट्रू इनहेरिटेंस शेड्यूल डोमेन के कई इनहेरिटेंस से आए थे। हर एक हाई क्वालिटी का था और इनका फ़र्क नॉर्मल गू वर्म से तो काफ़ी ज़्यादा गहरा था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी, सेकंड प्राइमेसी का वाइटल गू, रैंक 4 ऑल आउट एफर्ट गू और उसके साथ बिटर स्ट्रेंथ गू, बोरो स्ट्रेंथ गू, सेल्फ रिलायंस गू, रिफाइन एसेंस स्पिरिट गू, अर्थ स्ट्रेंथ गू, वाटर स्ट्रेंथ गू, वाइंड स्ट्रेंथ गू, लाइटनिंग स्ट्रेंथ गू, फायर स्ट्रेंथ गू, लर्किंग बीस्ट कोड गू, ऑरा कंसीलमेंट गू और भी कई सारे थे। ये वो गुवम थे जो किलर मूव मैरिड सेल्फ का बेस बने और इसी वजह से फेंगुइन ने वाइंड वेल ऑफ एसिमिलेशन के अंदर आखिर में जीत पाई। इनके अलावा और भी रैंडम गुवम्स थे जैसे ईगल रेस गू, जो फेंगुइन ने नॉर्थर्न प्लेन्स के इस ट्रिप में सबसे ज़्यादा यूज़ किया था, मतलब बहुत खर्च हुआ था।
और वाइन फ्लावर गो जिससे डिस्ट्रैक्शन ईजिली चेंज हो जाता था, मैं डिस्ट्रैक्शन कह रहा हूँ, डायरेक्शन चेंज हो जाता था, सॉरी। याद होगा ना आपको, जब वो मतलब पेंगुइन जाता था स्पीड में, अचानक से ये यूज़ करा और एकदम से मुड़ जाता था, एकदम 90 डिग्री मोड़ देता था ये इस गो की मदद से। ईज़ी था जो उसके लिए। और भी कई सारे गो थे, जैसे एक था सोल ब्लेड गो, याद होगा आपको, जो उसने सोल ब्लेड जर्नल पांग पिंग से लिया था। साथ ही बैटल बोन व्हील गो, स्टार गेट गो और कुछ इमॉर्टल गो बेस वाले वॉर्म्स भी थे, जैसे होल अर्थ गो, कनेक्टिंग हेवन गो, डिवाइन सेंस गो, एक्सेट्रा। उनमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जो थे, वो बैगर मॉथ्स से लगभग 1000 के करीब थे। इनका काम प्राइमल एसेंस को स्टोर करना था। ये मॉथ्स फैंगीवान के नॉर्थर्न प्लेन्स के ट्रिप के फाइनल मोमेंट में काफ़ी काम आए थे। अपने मॉर्टल और इमॉर्टल प्राइमल सी का जो पूरा इंस्पेक्शन करने के बाद पेंगुइन ने ध्यान से अपने बॉडी पे ध्यान लगाया। मिरर यूज़ किए बिना ही उसे पता था वो पूरी तरह से एक मॉन्स्टर बन चुका है। 6 मीटर लंबा, ग्रीन फेस, तेज मतलब एकदम दाँत और ये नाखून एकदम पंजे-वंजे ऐसे, और ब्लड रेड आइज़, पत्थर जैसा हार्ड मसल्स ऐसे टाइप का। और सबसे ज़्यादा टेरिफाइंग चीज़, उसके टोटल 8 हाथ थे। ह्यूमन हाथ के अलावा उसके बाकी 6 हाथ और थे। काफ़ी हॉरिफाइंग दिखता था यार ये। ये हाथ अलग-अलग रैंक 5 फ्लाइंग ज़ॉम्बी गो से आए थे। असुरा ज़ॉम्बी गो, हेवनली डीमन ज़ॉम्बी गो, ब्लड वेड गो, नाइटमेयर ज़ॉम्बी गो, प्लेग ज़ॉम्बी गो और अर्थ चीफ ज़ॉम्बी गो। पेंगुइन को फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसका लुक हैंडसम है या अगली। लिटिल हुई मॉडल को इस चीज़ की टेंशन थी, क्योंकि उसका ओरिजिन एक फीमेल बुई मॉडल फेरी बाई हू की ऑब्सेशन से हुआ था। पेंगुइन को बस एक ही चीज़ की परवाह थी कि ज़ॉम्बी बॉडी के कारण उसका कल्टीवेशन कहीं रुक ना जाए अब। वह प्रोग्रेस नहीं कर सकता था, और ये बात उसके डेमोनिक पाथ और उसके बड़े-बड़े ड्रीम्स के रास्ते में एक ह्यूज ऑब्स्टिकल था। उसका ड्रीम छोटा-मोटा नहीं था, उसे एटर्नल लाइफ़ चाहिए थी। एटर्नल लाइफ़ मतलब सबसे पावरफुल होना, एक ऐसा बीइंग जिसे कोई ट्रिब्यूलेशन या डिज़ास्टर डिस्ट्रॉय ना कर सके, जिसे कोई ना मार सके, जिसका लाइफ स्पैन कभी खत्म ना हो, एक इन्फिनाइट हो, इन्फिनिटी। ज़ॉम्बी बॉडी का लाइफ स्पैन तो होता ही नहीं है, लेकिन सोल स्टिल डैमेज हो सकती है, यानी वो सोल पे डैमेज हुआ तो बंदा मर सकता है। भले लाइफ स्पैन से छुटकारा मिल जाए, लेकिन सोल तो सोल है ना। और अगर कोई मतलब स्ट्रॉन्गर एनिमी अटैक करे तो बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। बहुत सारे फ्लॉज़ हैं इसके अंदर। लाइफ स्पैन के अलावा तो और कुछ है ही क्या इसमें। वीक पॉइंट होते हैं ज़ॉम्बी स्टेट में, इसलिए अक्सर गू मास्टर, गू इमॉर्टल्स तभी ज़ॉम्बी बनते हैं जब उनके पास और कोई ऑप्शन ना बचा हो। ये लास्ट रिज़ॉर्ट होता है एक तरीके से, जैसे हेल में रहकर हेवन की तमन्ना करना एक तरीके से। पेंगुइन दिल में कहता है, कैसे छुटकारा पाऊँ मैं ज़ॉम्बी बॉडी से? डेथ से वापस ज़िंदा कैसे हो जाऊँ? एक बार फिर से लाइव मतलब एक मतलब ज़िंदा बॉडी में मैं कैसे आ पाऊँगा? ये एक मेजर प्रॉब्लम था जिसका सॉल्यूशन उसे निकालना ही था। आंसर तो उसके पास अभी नहीं था, बट कुछ रफ आइडियाज़ डेफ़िनेटली थे। एक ऑप्शन था मोयाओ की विल को इंटरोगेट करना, यानी इससे पूछताछ करना, जो उसके इमॉर्टल प्राइमेसी में थी, और दूसरा ऑप्शन विज़डम गू का यूज़ करना। विज़डम गू। लिटिल हुई इमॉर्टल का रोना धीरे-धीरे रुक गया। फेंगिवन ने अपना हाथ वापस खींच लिया। उसके इमोशन थोड़े शांत हो गए। उसने पूछा, मैं जब सो रहा था, तब तक क्या हुआ? फेंगिवन के क्वेश्चन सुनते ही लिटिल हुई इमॉर्टल एकदम सीधी खड़ी हो गई। उसने अपने आंसू पोंछे और एकदम मैच्योर तरीके से जवाब दिया, रिपोर्टिंग टू द मास्टर। 2 बातें हुई हैं। पहली, आपके सीनियर ब्रदर ताई बर्नशंग अब जाग चुके हैं। ये पूरे दिनों से आपसे मिलने के लिए बेचैन हैं। इतने बेचैन कि उन्होंने कई बार रो भी दिया, लेकिन मास्टर का ऑर्डर था कि किसी को अंदर नहीं आने देना, तो मैं उन्हें मना कर दिया। और दूसरी बात इमॉर्टल क्रेन सेप्ट के बारे में है। उन्होंने रॉकमैन वाली ट्रांज़ैक्शन अब बंद कर दी है। ओके, तो अब क्या करेंगे यार वो लोग? वो भी तो कम नहीं है, हरामी है भाई वो भी। फेंगिवा ने सुना एक हल्का-सा मतलब ऐसे अपनी आईब्रोज़ आईब्रोज़ तो है नहीं, पता नहीं क्या है, एक खतरनाक पत्थर ऊपर कर लिए आँखों के ऊपर वाले, ये मान लो। उसे अच्छे से पता था कि इमॉर्टल क्रेन सेक्ट ने रॉकमैन ट्रेड क्यों बंद की है। हू इमॉर्टल वेस्टलैंड के पास डांगहुन माउंटेन था, और ये बात पूरे सेंट्रल कॉन्टिनेंट में सबको पता थी। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट का एक्चुअल टारगेट डांगहुन माउंटेन था, लेकिन डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकते थे। इसलिए 1 साल पहले उन्होंने फेंग ज़ेंग को भेजा था। ही फेंग ज़ेंग जो भी नाम था उसका, ही फेंग ज़ेंग को भेजा था, और ही फेंग ज़ेंग कह रहा हूँ, इसका भाई फेंग ज़ेंग को भेजा था, और एक और नाम था यार उसका मैं नाम भूल गया, वो जो रैंक 6 का इमॉर्टल था, इमॉर्टल क्रेन सेक्ट का, याद होगा आपको? उसका नाम भी तो पता नहीं ऐसी मतलब फेंग ज़ेंग ही फेंग युआन पता नहीं ऐसे टाइप का नाम था ना उसका भी तो एक।
मैं इमॉर्टल बोल देता हूँ, जब नाम आएगा तो मैं आपको बता ही दूँगा। एक तो पहले उसने फेंग ज़ेंग को भेजा यानी फेंग युआन के भाई को भेजा, जो उससे बातचीत करने आया था, आपको याद होगा। लेकिन कोई काम नहीं बना, फेंग युआन ने अपना दिमाग-विमाग लगाया और अपनी डील-वील स्टार्ट रखी थी। और वो बंदा 1 साल से डील ही चला रहा था, इमॉर्टल वाला। इमॉर्टल वाले का नाम आएगा तब देख लेंगे। लेकिन उसका असली फ़ोकस ग गट्स गू पर था और डांगुन माउंटेन पे ही था, जो हम जानते हैं। बाद में इमोर्टल क्रेनसेक्ट ने बार-बार मतलब इंस्टेट किया फेंगयुआन गट्स गू बेचे, लेकिन उसने कई बार इनकार कर दिया। 1 साल तक वेट करने के बाद जब हू इमोर्टल ब्रेसलैंड ने गिव अप नहीं किया, तो इमोर्टल क्रेनसेक्ट का पेशेंस खत्म हो गया और उन्होंने ट्रेड ही रोक दिया। अब वो क्या करेंगे? गुस्सा दिखा के फ़ोर्स करेंगे और कोई चाल चलेंगे? ये सब फ्यूचर के डेवलपमेंट पे डिपेंड करेगा। फेंगयुआन सोच में कहता है, हू इमोर्टल ब्रेसलैंड कोई सेफ हेवन नहीं है, ये तो तियानती माउंटेन पे है। बाहर का सिचुएशन और भी डेंजरस है। अगर फेंगयुआन के पास एक इमॉर्टल प्राइमेसी होता है जिसे वो ब्लेस्ड लैंड बना सकता, तो उसकी डिपेंड से मतलब ये डिपेंड जो है ना हू इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड पे काफ़ी कम हो जाती। वो तो इवन इस प्लेस को अब्ज़ॉर्ब करके यहाँ से भी मतलब निकल सकता था। लेकिन अब वो मतलब अब तो वो ज़ॉम्बी बन चुका है, तो कैसे मतलब इस पूरे लैंड को अपने पास अब्ज़ॉर्ब करेगा इसलिए। उसका इमॉर्टल प्राइमेसी भी डेड हो चुका था, ऐसा सोचना भी बेकार नहीं है। फेंगयुआन ने काफ़ी सोचा, बट कोई वर्केबल प्लान उसके दिमाग में नहीं आया। फेंगयुआन गुस्सा होकर कहता है, डैम इट! ज़ॉम्बी बनने के बाद मेरा कॉग्निटिव पावर वीक हो गया है, थॉट स्लो हो गए हैं, सब कुछ अजीब-अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है सब पे मतलब एफिशिएंसी जो होती है ना, सबकी एफिशिएंसी कम हो गई है। वो डीपली सोच रहा था। पहली बार ज़ॉम्बी बॉडी के साइड इफ़ेक्ट का एक्चुअल इम्पैक्ट उसने महसूस किया था। फेंगयुआन की कल्टीवेशन का रुक जाना सिर्फ एक मेजर ड्रॉबैक नहीं था, बल्कि इसके अलावा भी कई छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स थी। उनमें से एक ये थी कि उसे अब पेन फ़ील नहीं होता था और दूसरी बड़ी दिक्कत, वो उसका मतलब स्लो सोच यानी जो उसकी सोचने की स्पीड है, इतना थॉट्स, क्रिएटिवनेस है, जितना कुछ था ना, सब स्लो हो गया था। इस दुनिया में विज़डम पाथ ने ऑलरेडी काफ़ी कुछ क्रैक कर लिया था, थिंकिंग के प्रोसेस के बारे में। जब कोई इंसान सोचता है, उसके दिमाग में कई सारे थॉट्स जनरेट होते हैं। जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं, उनका दिमाग फास्ट चलता है, ज़्यादा थॉट्स जल्दी-जल्दी बनते हैं और जो स्टूपिड होते हैं, उनमें स्लो थॉट होते हैं, यानी थॉट्स ही कम बनते हैं, स्लो होता है सब कुछ। और जब ये थॉट एक दूसरे से टकराते हैं, तो वो मिल जाते हैं या फिर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसके बाद नए थॉट जनरेट होते हैं और वही नया थॉट होता है थिंकिंग का रिज़ल्ट। ब्रेन ही वो जगह होती है जहाँ थॉट का बर्थ होता है। हर लिविंग बीइंग के लिए एक मेजर ज़ोन होता है। वो लोग कुछ सोचते हैं, लेकिन ब्रेन का काम 2 चीज़ों में डिपेंड करता है, एक बॉडी और दूसरी सोल। अगर इंसान की सोल एक वाइल्ड बीस्ट की बॉडी में आ जाए, तो वाइल्ड बीस्ट सुपर इंटेलिजेंट हो जाता है। इतना इंटेलिजेंट कि वो नॉर्मल बीस्ट से काफ़ी ऊपर होता है, बट फिर भी एक ह्यूमन से नीचे ही होता है। गू है हेवन और अर्थ का एसेंस और ह्यूमन है सब लिविंग बीइंग्स का स्पिरिट। सभी क्रिएचर में ह्यूमन सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और ये तभी पॉसिबल होता है जब किसी के पास एक ह्यूमन बॉडी हो और एक ह्यूमन सोल हो, यानी दोनों चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन क्या करें, भाई के पास ह्यूमन बॉडी थी और ह्यूमन सोल है, इसलिए थोड़ा ऊपर-नीचे हो गया है। पर फेंगयुआन की बॉडी बिल्कुल डेड हो चुकी थी, बस उसकी सोल ही ज़िंदा थी, इसलिए अब उसके दिमाग में थॉट्स बहुत कम क्वांटिटी में बनते हैं और उसका स्पीड भी स्लो था। अगर वो इंटेंस थिंकिंग करता तो उसके थॉट्स और भी ज़्यादा ड्रॉप हो जाते। ज़ॉम्बी का ब्रेन ऑलरेडी स्लो होता है और जब वो ज़्यादा सोचेगा उसके थॉट्स कंज्यूम ज़्यादा होंगे और बनेंगे कम और उसका डैमेज कंज़प्शन को हैंडल नहीं कर पाएगा। एक तरीके से मान लो बहुत ईज़ी है यार, प्रोडक्शन प्रोडक्शन कम हो रहा है और समझ ही रहे हो कंज़्यूम ज़्यादा हो रहा है, तो तुम क्या करोगे? बैलेंस नहीं हो पाएगा, दिक्कत हो जाएगी। अगर फेंगयुआन कोई डम होता यानी एकदम चोमू बंदा होता, तो चलो ठीक था। बट ही वाज़ अ मास्टर प्लानर। एक ऐसा बंदा जो हर स्टेप में एक स्ट्रैटेजी बनाता ही है। हर जगह एक बैकअप प्लान होता है। इसलिए ज़ॉम्बी बनने के बाद उसे अपना करंट मेंटल स्टेट काफ़ी अनकंफर्टेबल लग रहा था। उसे ये सब एडजस्ट नहीं हो रहा था। फेंगयुआन सोच में कहता है, अब समझ आया क्यों फर्स्ट जेन गुयू जैसे ज़ॉम्बी डीप स्लीप में चले जाते हैं। जब बंदा सोता है तो उसके थॉट्स कम कंज्यूम होते हैं। इसलिए वो लोग स्लीप से जाके अपने दिमाग में थॉट्स को रिचार्ज करते हैं, फिर फाइट के टाइम उन्हें यूज़ करते हैं। ये वही रीज़न था जो जायंट सन की विल के डीप जाने का डिसीज़न मतलब एक तरीके से यही था। वैसे तुम सोच रहे होगे तो फिर ये दिक्कत वहाँ पे क्यों नहीं हुई उसके अंदर यानी नॉर्थर्न प्लेन्स के?
तो मुझे ऐसा लगता है वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो उस लाइट के अंदर था ना, विज़डम गू की, और विज़डम गू की लाइट के अंदर तुम रहोगे, तो लाइफ स्पैन जाता है, लेकिन थॉट्स तो जल्दी बनेंगे। भले बॉडी पे असर नहीं हो रहा है, सोल पे तो असर होगा ही ना। फेंगियोन माइंड में एकदम अपने आप को ही मूव करते हुए कहता है, जितना कम सोचूंगा उतना ही ज़्यादा डम और स्लो हो जाऊंगा। सोच भी नहीं सकता, एक दिन गुयू फेंगियोन भी इडियट बन जाएगा। हे। उसने स्कैटर थॉट्स को वापस इकट्ठा किया। पेंगुइन कहता, लिटिल हुई मॉर्टल, जाओ मेरे सीनियर ब्रदर ताई बाइशन को अंदर बुलाओ, मुझे उससे मिलना है। वो बात मानते हुए कहती है, यस मास्टर। वो तुरंत वहां से गायब हो गई। वो हुई मॉर्टल बेस्ट लैंड की लैंड स्पीड थी। उसके लिए कहीं भी इंस्टेंटली टेलीपोर्ट होना एक इजी काम था। सिर्फ 10 सांसों के टाइम में ही लिटिल हुई मॉर्टल दोबारा वापस आई। इस बार ताई बाइशन के साथ आई। ताई बाइशन फेंगियन को देखकर उस आंखों में आंसू के साथ कहता है, जूनियर ब्रदर, तुम ये तुम्हें क्या हो गया? वो ऑलरेडी ये जान चुका था कि फेंगिवान 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग बन चुका है। ये बात पहले ही फेंगिवान ने लिटिल हुई मॉर्टल को बता दी थी कि उसे ताई बायाशेन को ये रिवील करने की परमिशन है। फेंगिवान हंसते हुए कहता है, मैं तो ओरिजिनली एक स्ट्रेंथ पाथ गुई मॉर्टल बन गया था, लेकिन अब देखो, इस हाल में आ गया हूँ। तो चलो, अब मुझे तुम्हें सीनियर ब्रदर ही बोलना पड़ेगा। आओ सीनियर ब्रदर, ये जगह काफ़ी बेसिक है, किसी पत्थर पर बैठ जाओ। जिस केव में अभी फेंगिवान था, वो एक्चुअली डांगहुन माउंटेन के सेंटर में थी, और फेरी बाईहू ने बनाया था ये जगह जहाँ पे उसने डांगहुन पैलेस बनाया था। बाद में डांगहुन माउंटेन को गुरुलमर्ड इमॉर्टल गू ने डिस्ट्रॉय कर दिया। तब फेंगिवान ने ताई बाइशन के साथ मिलकर माउंटेन को वापस रिस्टोर करा था। रिस्टोरेशन के बाद भी वो माउंटेन केव वहीं का वहीं था, लेकिन वो पहले वो जो पैलेस था ना, वो गोल्डन ब्रिक्स वाला, सिल्वर टाइल्स वाला, वो बड़ा राउंड सा बेड और गोल्डन सिंक ब्लैंकेट और स्वीट सेलिंग वाली जो एकदम हवा या स्मेल आती थी, वो सब गायब हो चुकी थी। रैंक 6 इमॉर्टल गो लैंडस्केप एज़ बिफोर सिर्फ माउंटेन या पानी जैसे एलिमेंट को पास्ट स्टेट में रिस्टोर करता है। फर्नीचर, ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये उसके डोमेन में नहीं आती। वैसे भी फेंगिवान फेरी बाई हू के पिंक पिंक बेडरूम को वापस नहीं लाना चाहता था। वो पूरा फेमिनी वाइब देता था और फेंगिवान को बिल्कुल सूट नहीं करता था। तो अभी जो केव वो काफ़ी बेसिक थी, रफ थी, फर्नीचर कुछ भी नहीं था। ताई बाइशेंग ने फेंगिवान को सबसे नज़दीक वाले पत्थर को चूज़ किया, वहाँ बैठ गया। इस वक्त उसके अंदर सिर्फ एक ही इमोशन था, फेंगिवान के लिए कंसर्न और ग्रेटिट्यूड और ट्रस्ट। उन दोनों ने एक साथ नॉर्थर्न प्लेन्स के डेंजरस मिशन फेस किए थे, डेथ के करीब से वापस आए थे और एक दूसरे के दिल की सच्चाई भी फील की थी। ऊपर से ट्रू इनहेरिटेंस के ड्यूल डोमेन के अंदर 2 बार फेंगियोन ने ताई बाइशन की मदद की थी, बिना सोचे समझे, बिना हेजिटेट करे। पहली बार लैंडस्केप एज बिफोर इमॉर्टल गू को रिट्रीव करने के टाइम, और दूसरी बार उसने मैन एज बिफोर इमॉर्टल गू को छोड़ दिया सिर्फ ताई बाइशन की जान बचाने के लिए। उस मोमेंट पे ताई बाइशन का दिल इतना भर गया कि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो खुद एक इमॉर्टल मतलब था, एक गू इमॉर्टल था, और उसके पास इमॉर्टल वाली इनहेरिटेंस भी थी। तो अच्छी तरह पता था कि एक इमॉर्टल गू की वैल्यू क्या होती है। लेकिन फेंगिवान ने वो छोड़ दिया सिर्फ उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए। तो उसे ऐसा लगा कि ये रियल फीलिंग शो कर रहा है फेंगिवान। उसके बाद ताई बाइशेंग ने हाई लगा के हाथ लग गया, तो तुरंत फेंगिवान ने अपना पूरा प्लान चेंज किया और सबसे पहले मैनेज बिफोर इमॉर्टल को वापस लिया। ताई बाइशन का उस डिसीजन से टोटली एग्री था। उसका दिल बिल्कुल शांत हो गया था क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल और करेक्ट डिसीजन था। जब वो होश में आया तब उसने देखा कि वो हुई मॉडल ब्लेस्ड लैंड में है, सेफ और आउट ऑफ डेंजर। ताई बाइशन काफ़ी खुश था। ज़िंदगी मतलब जीना, बच जाना, एक तरीके से उसे लग रहा था वो तो मर जाएगा, लेकिन वो बच गया। ये काफ़ी बड़ी बात थी। लेकिन उसे ये भी ज़्यादा मतलब इस बात से ज़्यादा खुशी तब मिली जब उसने देखा कि जैसे वो उठा, लिटिल हुई इमॉर्टल ने लैंडस्केप एज़ बिफोर और मैन एज़ बिफोर दोनों इमॉर्टल को उसे वापस दे दिए। ताई बाइशन काफ़ी मतलब सॉफ्ट हार्टेड और इमोशनल बंदा था। उसका इमोशनल अटैचमेंट इन दोनों इमॉर्टल गो के साथ डीप था। जब उसने इन्हें दोबारा पा लिया तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जैसे ही उसने लिटिल हुई इमॉर्टल से फेंगिवान का हाल के बारे में सुना तो उसका दिल एकदम काँप गया। उसकी सारी खुशी एक झटके के अंदर ही चली गई। सिर्फ उदासी, गिल्ट और रिग्रेट में एकदम दुःख भरा देख रहा वो अपने आप को। इसी वजह से उसने बार-बार कोशिश की कि फेंगवान से मिले, हर पॉसिबल एफर्ट करने की कोशिश की। मूड था कि मतलब अपने जूनियर ब्रदर को बचा सके। इस मोमेंट पे जब वो पत्थर के एकदम टुकड़े पर बैठा था, उसके चेहरे पर डीप सैडनेस थी। गहरी सांस लेते हुए उसने कहा, मुझे शर्म आती है, जूनियर भाई ने मेरी जान बचाई और अब मिलते ही मुझे तसल्ली और अच्छी बातें दे रहा है। फेंगिवान ने एक हाथ आगे बढ़ाया, ताई बाइशन के शोल्डर पे एकदम थपाया, अपनी भारी सी आवाज़ में हँसता हुआ बोला, किस्मत का किस्मत कब किसकी तरफ ले जाए क्या पता। कोई नहीं जानता, ज़िंदगी में अक्सर चीज़ें वैसी नहीं होती जैसे सोची जाती हैं।
हमें तो थोड़ा ओपन माइंडेड रहना चाहिए। हाँ, मैं ज़ॉम्बी बन गया हूँ, पर ये फुल डेथ नहीं है। लाइफ़ और डेथ के बारे में एकदम मैं जानता हूँ और अभी जिस स्टेट में हूँ मैं, वो उसका बीच का स्टेट है। अगर उन सब लोगों से कंपेयर करें जो मर चुके हैं या जायंट्स उनकी विल बन गए, तो हम उनसे काफ़ी बेटर हैं। और सबसे बड़ी बात, लास्ट मोमेंट पे मुझे विज़डम वो मिल गया, ये तो एक बड़ा प्रॉफ़िट है। सीनियर ब्रदर, खुद ब्लेम मत लो, खुश हो जाओ। जब फेंगिवान जा रहा था, उसने स्टारगेट को ओपन करा। विज़डम गो को समझ आ गया कि ये एक टनल है, आउटर वर्ल्ड की तरफ। उसके अंदर सर्वाइव का इंस्टिंक्ट जाग गया। वो अपने आप ही फेंगिवान की तरफ उड़ के चला आया। ये बात पहले भी फेंगिवान एक्सपेक्ट कर ही रहा था। स्टारगेट गो एक मॉर्टल गू था। ये इमॉर्टल गू का ऑरा हैंडल नहीं कर सकता था। फेंगिवान ने अपने दाँत कस ली और फोर्सफुली विज़डम गो को अपने प्राइमेसी में डाल लिया। चाहे विज़डम गो ने अपना ऑरा कंट्रोल कर लिया हो, फेंगिवान का इमॉर्टल प्राइमेसी एक डेड लैंड हो जहाँ इमॉर्टल गू का सपोर्ट ज़्यादा हो, मतलब तब भी फेंगिवान बेयरली उस शॉर्ट टाइम के लिए हैंडल कर पाया। जब वो स्टारगेट गू क्रॉस कर गया, जैसे ही वो वापस हू इमॉर्टल वेस्टलैंड में आया, उसने तुरंत ही विज़डम गू को बाहर निकाल दिया। हू इमॉर्टल वेस्टलैंड एक रैंक 6 इमॉर्टल प्राइमेसी था, पर ये तियांती माउंटेन पे था, जहाँ से सेंट्रल कॉन्टिनेंट के अर्थ क्यूआई आ रहा था। इस वजह से ये काफ़ी स्टेबल था। ये किसी भी ऐसे इमॉर्टल प्राइमेसी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जो अभी किसी गो इमॉर्टल की बॉडी में हो। विज़डम के बारे में ताई बाइशेंग पहले से जानता था। ताई बाइशेंग कहता है, जो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम भी करते हैं। जूनियर भाई, तुम्हारी एबिलिटी ने मुझे सच में डीपली इम्प्रेस कर दिया है। लेकिन इवन लेजेंडरी रैंक 9 इमॉर्टल गो भी तुम्हारे ज़ॉम्बी बॉडी को ठीक नहीं कर सकता। क्यों ना मैं ट्राई करूँ मैन एज़ बिफोर गू को यूज़ करके। इस मोमेंट पे ताई बाइशन काफ़ी इमोशनल हो गया था। उसने तुरंत उठ के एक्शन लेने का डिसीज़न लिया था, पर फेंगिवान ने उसे रोक दिया। फेंगिवान कहता है, सीनियर ब्रदर, तुम खुद जानते हो मैन एज़ बिफोर इमॉर्टल गो सिर्फ़ एक ही मोमेंट पे किसी के पास्ट स्टेट में ले जा सकता है। हाँ, ये किसी को भी रिवाइव कर सकता है, लेकिन इतना टाइम ऑलरेडी गुज़र चुका है। पता नहीं कितने मोमेंट बीत चुके होंगे। इस कंडीशन में मुझे हील करना इम्पॉसिबल है। ट्राई करने का भी कोई फ़ायदा नहीं। तुम्हारा प्रीशियस ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेस वेस्ट हो जाएगा। ताई बाइशेंग का चेहरा बिल्कुल एकदम पेल पड़ गया। इमोशंस तो बिल्कुल अनस्टेबल थे। फेंगयुआन के वर्ड सुनते ही उसने अचानक अपने दोनों हाथ उठाए और अपने ही चेहरे पर ज़ोर-ज़ोर से थप्पड़ मारने लगा और क्रैक क्रैक की आवाज़ आई। पास ही से 5-6 शार्प स्लैप्स की आवाज़ जब आई, ताई बाइशेंग खुद को ही मार रहा था। फेंगयुआन कहता है, सीनियर ब्रदर बस करो, ये सब क्यों कर रहे हो? फेंगयुआन ने रिएक्ट करते ही उसे जल्दी से उठकर अपने दोनों हाथों से ताई बाइशेंग को पकड़ लिया। ताई बाइशेंग स्ट्रेंथ में फेंगयुआन से कम्पीट नहीं कर सकता था। उसके हाथ तुरंत ही इमोबिलाइज़ हो गए, यानी एकदम हिल भी नहीं पाए। वो मत लेकिन वो इस चीज़ से उसे कुछ नहीं लगा, उसे बस अजीब लग रहा, उसे खराब लग रहा था। वो बस एक ही लाइन कहता है, जूनियर ब्रदर, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मुझे माफ़ करो प्लीज़। रोते-रोते उसने घुटने के बल एकदम बेंड हो गया, एकदम झुक गया। वो एक्चुअली नीचे झुकने लगा था, लेकिन फेंगिवान ने कहा, सीनियर ब्रदर, क्या कर रहे हो तुम? फेंगिवान ने उसे पकड़ लिया, शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ। ताई बाइशेंग कहता है, जूनियर ब्रदर, अगर उस वक़्त मैं तुम्हें मैन एज़ बिफोर इमॉर्टल को दे दिया होता, तो उस क्रूशियल मोमेंट में ही यूज़ करके तुम इससे बच जाते। शायद उसी जगह पर तुम एक ह्यूमन बन चुके होते। ताई बाइशेंग अभी भी एकदम काइंड हार्टेड इंसान था। हाँ, पहले उसने गाओ यांग और ज़ुसाई की इनडायरेक्ट मौत कॉज़ की थी खुद की मतलब चीज़ के लिए, लेकिन वो सिर्फ़ एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था। उसके लिए फेंगिवान उसकी लाइफ़ का सेवियर था, एक बेनिफैक्टर, और सिर्फ़ इतना ही नहीं, वो उसका जूनियर ब्रदर भी था, दोनों का सेम मास्टर। पर ये बेनिफैक्टर और भाई उसकी एक छोटी-सी गलती की वजह से इतनी बड़ी तकलीफ़ में आ गया था। अगर ताई बाइशेंग ने उस वक़्त अपने आप से गो वर्म फेंगिवान को दे दिए होते, तो शायद आज ये सब नहीं होता। और ये थॉट उसके माइंड में तब से छुपा बैठा था, जब से वो होश में आया था। उसके अंदर एकदम भाई दर्द, ग्रीफ़, एकदम रिग्रेट भरा था एकदम। इस मोमेंट पे ताई बाइशेंग बिल्कुल वीक होकर ज़मीन पे गिरने वाला था। दर्द और पछतावा उसके चेहरे पर क्लियर था। वो कुछ कहना चाहता, लेकिन फेंगिवान ने उसके द एकदम सहारा दिया। फेंगिवान की हाइट 6 मीटर थी। वो ऊपर से नीचे देखता हुआ ताई बाइशेंग को देख रहा था। उसकी आँखों में एक थोड़ा-सा मतलब अजीब-सी चमक थी। फेंगिवान अपने माइंड में कहता है, मुझे खुशी है कि तुम्हें अंदर से ऐसे थॉट्स आए। पर उसके मुँह से एक सिंसियर टोन में निकलता है, कहता है, सीनियर ब्रदर, इतना मत सोचो। हाँ, ज़ॉम्बी बॉडी को रिवर्ट करना टफ है, लेकिन दुनिया में हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, और भूल मत, हमारे पास तो विज़डम गो है। ताई बाइशेंग ने धीरे से सर हिलाया, थोड़ा वीक वॉइस में बोला,
हाँ, विज़डम गो रैंक 9 है, वो सिर्फ़ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की वजह से तुम्हारे साथ आया है। जूनियर ब्रदर, तुम रैंक 6 इमॉर्टल हो, यानी गो इमॉर्टल हो, तुम उसे रिफ़ाइन नहीं कर सकते और कंट्रोल भी नहीं कर सकते, कंट्रोल तो मतलब दूर की बात है। फेंगयू कहता है, हाँ, मुझे सब पता है, लेकिन फिर भी बस थोड़ा-सा लाइट ऑफ विज़डम भी मुझे ह्यूज बेनिफिट दे सकता है। और वैसे भी मेरी करंट ज़ॉम्बी बॉडी की कोई लाइफ़ स्पैन तो नहीं है। ये एक्चुअली मुझे विज़डम गो के क्लोज़ रहने के लिए परफेक्ट बनाती है। फेंगयू ने अपना थर्ड आर्म एक्सटेंड करके ताई बानशेंग की बैक पर हल्की सी एकदम थपथपी दी और एक फ्रेंडली गेस्चर के साथ दिया। फेंगयू कहता है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मेरे पास अभी भी मोयाओ की विल है। ताई बानशेंग कहता है, क्या मोयाओ? उसके चेहरे पे कन्फ्यूज़न था। फेंगयू कहता है, ये मुझे 88 रैंक बिल्डिंग में बोनस के रूप में मिला था। मोया एक रिफाइनमेंट पाथ की ग्रैंड मास्टर थी। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के स्पिरिट एफिनिटी हाउस की एक जनरेशन फेरी थी। ताई बानशेंग ने नॉर्थर्न प्लेन्स का बंदा था। उसने पहले कभी मोयाओ का नाम नहीं सुना था, लेकिन स्पिरिट एफिनिटी हाउस सेंट्रल कॉन्टिनेंट के टॉप 10 सेक्ट्स में से था। उसका नाम उसने सुना हुआ था। तो कहता, ओह! स्पिरिट एफिनिटी हाउस की एक फेरी और साथ ही रिफाइनमेंट पाथ की ग्रैंड मास्टर। लगता है मोयाओ कोई सिंपल कैरेक्टर नहीं थी। उसके फेस पर सैड एक्सप्रेशन और थोड़ा सॉफ्ट हो गया था। फेंगयू फिर से थोड़ा-सा हँसा और कहता है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है सीनियर ब्रदर, हमारे पास्ट हमारे पास मास्टर अभी भी है। मुझे पूरा यकीन है कि मास्टर के पास इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन होगा ज़रूर। मैं तुमसे कुछ छुपा नहीं रहा हूँ। जब मास्टर ने मुझे 88 रैंक बिल्डिंग का मिशन दिया था, तब उन्होंने मुझे एक सिंगल गू यूज़ मतलब एक सिंगल गू नहीं दिया था। सिर्फ़ इस काम के लिए ताकि मैं यूज़ करके उनको रिपोर्ट कर सकूँ। मैंने वो गू ऑलरेडी मतलब यूज़ कर लिया है 2 दिन पहले, जब मैं वापस हुई मॉडल ब्लेसलैंड में आया था। यानी बस वो इतना कह रहा है कि उन्होंने बस एक मुझे एक सिंगल गू दिया था, बस एक दिया था और कोई नहीं, बस एक। जब काम पूरा हो जाए तो मुझे रिपोर्ट करनी थी, तो वो मैं कब का यूज़ कर चुका हूँ। सही है, ये भी सही तरीका है भाई, इसको पागल बनाने का, सही बना रहा है पागल। फेंगयुआन ने पहले ही 88 रॉन्ग बिल्डिंग जो थी ना, उसमें ना ताई पेंशन की सोल सर्च कर ली थी और उसकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस और सीक्रेट के बारे में वो सब कुछ जान गया था। ताई पेंशन एक बार एक मिस्टीरियस भिखारी से मिला था, जिसके मतलब थ्रू उसे एक टाइम पाथ का ईगो मॉडल की इनहेरिटेंस मिली थी। इसी वजह से फेंगयुआन ने झूठ बोला, ट्रिक करा, अपनी ज़बरदस्त मतलब बातचीत की चीज़ यूज़ करी, अपनी वर्ल्ड क्लास एक्टिंग भी यूज़ करी, ताई पेंशन को कन्विंस कर लिया 88 रॉन्ग बिल्डिंग में। और उसे बिलीव भी करवा दिया कि उसका जो मास्टर है और मेरा जो मास्टर है सेम ही है। हालाँकि घंटा मास्टर है फेंगयुआन का कोई। फेंगयुआन ने उस भिखारी को एक रैंडम नाम दे दिया था, पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क। ताई बाइशेंग ने फेंगयुआन के इस झूठ को 100% सच मान लिया था, क्योंकि जो मोनार्क उसने नाम दिया था ना, इससे नहीं, पर्पल, जो पर्पल वर्ड था इसलिए, क्योंकि उसके बाल भी पर्पल थे, जो भिखारी से वो पहली बार मिला था ताई बाइशेंग। अब जब फेंगयुआन ने फिर से मास्टर का ज़िक्र करा, ताई बाइशेंग की आँखों में एकदम चमक आ गई। तो वो कहता है, जूनियर ब्रदर के पास मास्टर से कॉन्टैक्ट करने का तरीका है। ये तो सीरियसली ऑसम है। बाकी लोगों के पास शायद कोई वे ना हो, लेकिन मास्टर इतने नॉलेजेबल हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि उनके पास कोई ना कोई मेथड ज़रूर होगा। उसके दिल में उम्मीद जाग चुकी थी। उस टोन से क्लियर था कि वो भिखारी उसके दिल में एक सुपर इम्पोर्टेंट जगह रखता था। ताई बॉयशेंग उस ओल्ड बैगर पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करता था। अगर उस मोमेंट पर उसे सच्चाई पता चलती तो उसके फेस का एक्सप्रेशन क्या होता, सोच भी नहीं सकते थे। फेंगयुआन ने एक भी फ्लो नहीं शो करा था, यानी कोई दिक्कत या कोई ऐसी चीज़ नहीं शो करी थी जिससे कोई पता चल जाए, उससे कुछ भी बाहर आ जाए। और बिल्कुल शांत था। फेंगयुआन कहता है, सीनियर ब्रदर, जल्दी मत करो, मुझे लगता है मास्टर का लेटर कुछ दिनों में आ जाएगा। हमें बस पेशेंसली वेट करना होगा। ताई बाइशेंग ने हाँ में सिर हिला दिया। जब से फेंगयुआन ने पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क का नाम यूज़ किया था, उसका मूड थोड़ा नॉर्मल हो गया था। वो सीधा खड़ा हो गया था। फेंगयुआन ने उसके आर्म छोड़ दिए थे। ताई बाइशेंग एकदम पीछे गया। उसकी आँखों में फेंगयुआन की एक ब्राइट रेड आँखों से एकदम टकराई। आई कॉन्टैक्ट हुआ मतलब। उसने अपने पाम अपने सीने पर रखी और बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है, जूनियर ब्रदर, तुम्हारा ये एहसान दिल पे लिख लिया है मैंने, कभी नहीं भूलूँगा। मैं लॉन्गेविटी हेवन की कसम खाता हूँ। अगर मास्टर भी तुम्हें ठीक नहीं कर सके, तो मैं, ताइबा युनशेंग, अपनी पूरी लाइफ़ लगा दूँगा तुम्हें रिवाइव करने के लिए, जूनियर ब्रदर। फेंगयुआन यहाँ पे हँसा। वो कहता है, लॉन्गेविटी हेवन जायंट्स एंड इमॉर्टल वनरेबल का ग्रोटो हेवन है और हमें अभी-अभी उस ओल्ड फेलो का ट्रू यांग बिल्डिंग को जस्ट डिस्ट्रॉय करके आए हैं और अब तुम उसके नाम की कसम खा रहे हो। ये कुछ ज़्यादा ही सीरियसली आयरॉनिक बात है। फेंगयुआन ने अपना सर उठाया और हँसी में बोलता है, सीनियर ब्रदर, मैं तुमसे बिल्कुल फ्रैंकली बोलता हूँ, हम दोनों मास्टर के मतलब एक तरीके से प्यादे हैं। मैंने तुम्हारी एक बार लाइफ बचाई है, जब ज़रूरत हो, छोटी-सी हेल्प भी
पूरा मतलब रीपे करना ही एक तरीके से मतलब एक झर मैं वो वही वाली उसने लाइन पेल दी थी जो कहता नहीं था कि तुम मेरे पर अगर छोटी-सी हेल्प भी कर दोगे तो मैं पूरा एकदम सब लगा दूँगा तुम्हें बचाने के लिए और तुम एक एक दुश्मनी की चिंगारी भी रखोगे तो मैं पूरा जंगल जला दूँगा। वही वाली लाइन इसने यहाँ पे चेप दी थी। तो अब तुम्हें पूरा रीपेमेंट तो करना ही पड़ेगा ना मुझे। मतलब रीपे करने के लिए कह रहा है कि जब कभी दिक्कत आए तो मुझे भी बचा लेना। ताई पेंशिन कहता है बोलो क्या चाहिए? ताई पेंशिन ने बिना 1 सेकंड के सोचे बिना जवाब दे दिया था और पहले ही डिसाइड कर लिया था कि फ़ेवर रिपे करना ही करना है, चाहे फेंग युआन कुछ भी बोले, इम्पॉसिबल डिमांड भी बोल दे तब भी नहीं कोई फ़र्क पड़ता। जब से वो होश में आया था गिल्ट उसके अंदर में एकदम चैन नहीं लेने दे रहा था, सिर्फ़ फेंग युआन के लिए कुछ सैक्रिफ़ाइस करके उसका दिल हल्का हो सकता था। फेंग युआन ने थोड़ा सीरियस हो गया, वो कहता है ये मैटर काफ़ी टाइम से सोच रहा था मैं और वो है हमारे बीच की सीनियरिटी का। मैं मास्टर का लेगेसी डिसाइपल हूँ, लेकिन तुम इमॉर्टल बन गए हो। इसलिए सीनियरिटी में मेरे बराबर आ गए हो। मुझे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं है कि मैं पहले स्ट्रेंथ पाथ गो इमॉर्टल था और हाँ, अभी ज़ॉम्बी बन गया हूँ, लेकिन एक दिन मैं वापस ठीक हो जाऊँगा। इसलिए सीनियरिटी के हिसाब से मैं सीनियर ब्रदर हूँ, तुम जूनियर हो। ताई वांशियाँ कहता है क्या? उसकी आँखें एकदम चौंक गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि फेंग युआन ग्रेट रिपेंटमेंट डिमांड में सिर्फ़ ये छोटी-सी चीज़ बोलेगा कि मुझे और कुछ नहीं, तुम बस मुझे ऐसा बोलो मतलब मेरे को सीनियर ब्रदर बोलो। मैं हूँ सीनियर, तुम हो जूनियर, ठीक है? बस मैं इतना चाहता हूँ। तो उसे लगा कुछ बोलेगा, जॉन का ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तुम वो लेके आओ, ये लेके आओ, मेरे लिए जान दो, ये करो, मेरे लिए वो करो, गुलाम बनो, कुछ भी बोल सकता था वो, लेकिन उसने ये नहीं बोला। उसने फटाक एक छोटी-सी डिमांड रख दी, बच्चों वाली। तो वही सोच के हिल गया था वो। एक इमोशनल सा फीलिंग उसके दिल के ऊपर आ गया था। फेंग जुआन वो इंसान था जो एहसान का फ़ायदा नहीं उठाना चाहता था। लेकिन क्या ताई बेइशेंग वो बंदा था जो रीपे करने से नहीं जानता, यानी रीपे नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं, वो रीपे ज़रूर करेगा। ताई बेइशेंग ने मन में ही सोचा, फिर उसने एक लंबी सी साँस ली, अपने हाथ उठाए, फेंग युआन की टाँग पर ज़ोर से एकदम थपकी मारी और उसकी टाँग पत्थर जैसी हार्ड थी पहली बात तो, गिर तो सकता नहीं वो। फेंग युआन एक जायंट जैसा था, लगभग 6 मीटर लंबा। ताई बेइशेंग सिर्फ़ उसकी टाँग तक ही पहुँच पाया था। वो बिल्कुल सीरियस था। फिर उसने अपना सर ऊपर उठाया और फेंग युआन के फेस को देखा और टीज़िंग टोन में बोला, "ओह जूनियर ब्रदर, ये तो तेरी विशफुल थिंकिंग है। सीनियरिटी का मैटर इतना ईज़ी नहीं होता। जब तक मास्टर खुद पोज़ीशन चेंज ना करें, तब तक मैं ही तुम्हारा सीनियर ब्रदर हूँ।" और हँसने लग गया। ताई बेइशेंग एक ऐसा इंसान था जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी नहीं थी। उसके लिए फ़ेवर रिपे करना इतना ईज़ी नहीं था। फेंग युआन कहता है, "ए, ए, रुको, रुको, रुको।" और थोड़ा नाराज़गी में कहता है, "ओल्ड भाई, तू इतना पेटी क्यों है यार? क्या तूने भूल गया कि मैंने क्या बोला था? मैं तुझे सीनियर ब्रदर तो बिल्कुल नहीं बोलने वाला।" तो वो कहता है, "जूनियर ब्रदर, मैं परफेक्टली समझ चुका हूँ, तुम्हारा ये सीनियर ब्रदर बिल्कुल भी माइंड नहीं करता।" ताई बेइशेंग हँसी में डूब गया, उसकी आँखों में खुशी के आँसू थे। कितने सालों बाद उसने ऐसे खुल के हँसा था। उसे फाइनली एक अपना कुछ मिल गया था, एक तरीके से एक बिलॉन्गिंग मिल गया था, यानी अपना कोई मतलब एक साथी, एक अपना कोई कॉमरेड टाइप का मान लो, अपना। चाहे फेंग युआन ने उसे उसकी मतलब कैसे भी मुलाकात हो, ज़्यादा पुरानी ना हो, कुछ ही टाइम पहले ही मिले हों, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया बॉन्ड हो गया था, एक फैमिली वाला। उसकी हँसी पूरे माउंटेन केव में गूंज उठी थी और वो पिंक क्रिस्टल माउंटेन वॉल्स भी इस मोमेंट पे काफ़ी गर्माहट और ब्यूटीफुल लग रहे थे। अब यहाँ पे सीन दिखाया जाता है गुफ़ा के अंदर का। गुफ़ा में अब फेंग जुआन अकेला रह गया था, ताई पेंशिंग जा चुका था। वो पत्थर के बीच पर बैठा था, उसके जो मॉन्स्टर्स ऑरा था ना एकदम दिख रहा था। कुछ उसकी बैक के पीछे ना कुछ क्रॉस करके कुछ लगा हुआ था। उसके बड़ी-बड़ी बॉडी के साथ ना एकदम बैठने पर ऐसे एकदम माउंटेन जैसा दिख रहा था देखने में, क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा था ना इसलिए। ताई बंशिंग के साथ ऐसे डील करना, इस बारे में फेंग युआन ने काफ़ी गहरा सोचा था। फेंग युआन सिर्फ़ खुद पर भरोसा करता था, किसी और पर कभी नहीं करता था और कभी पूरी तरह ट्रस्ट नहीं करता था। अगर ताई बंशिंग को मार देता तो उसे मैन एज़ बिफोर और लैंडस्केप एज़ बिफोर एक रैंक 6 मतलब टाइम पाथ का इमॉर्टल गू नहीं मिलता। लेकिन ये अप्रोच इसके बेनिफिट को मैक्सिमाइज़ नहीं करता था। ये सच था कि ताई बंशिंग एक काफ़ी यूज़फुल चेस पीस है और ये यूज़फुल 2 एंगल से थे। पहला, उसका काम आना, इमॉर्टल बनने से पहले वो नॉर्थर्न प्लैनेट्स का एक फ़ेमस हीलिंग गो मास्टर था। अब जब उसका रैंक 6 टाइम पाथ गो इमॉर्टल जो जब वो बन गया, हाई ग्रेड ब्लेस्ड लैंड के साथ, ऊपर से वो एक फ्लाइंग मास्टर भी है, तो अगर उसका सही यूज़ किया जाए तो काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ है। और दूसरा, वो ईज़िली कंट्रोल हो जाता है। फेंग युआन ने उसे सोल पहले ही सर्च कर लिया था, तो उसे ताई बानशेंग की लाइफ़ स्टोरी क्लियर पता थी। ताई बानशेंग एक काइंड हार्टेड इंसान था, एक अच्छा इंसान जो समझदार भी था और फ़ेवर का एहसास रखता था। ट्रू यांग बिल्डिंग में कई बार उसकी मदद करने के बाद, स्पेशली जब उसे वाइंड व्हील ऑफ एसिमिलेशन से बचाया गया और उसके 2 इमॉर्टल को भी वापस कर दिए गए। उसके बाद ताई बानशेंग ने फेंग युआन पर पूरा ट्रस्ट कर लिया था।
इस बात का प्रूफ था जब उसने गुफ़ा में अपनी सीट चूज़ की थी। केव के अंदर बहुत सारे एकदम भाई वो पत्थर नहीं होते बैठने टाइप वाले, वैसे टाइप के थे। फेंग यून का अपीयरेंस इतना अगली था, बॉडी इतना ह्यूज था, नॉर्मल लोग तो उसके आस-पास के प्रेशर में ही मतलब दूर हट जाएँगे। नेचुरली थोड़ा डिस्टेंस बना के ही रखेंगे, लेकिन ताई वेइशेंग ने जानबूझकर फेंग यून के सबसे पास वाली सीट चूज़ करी थी। इसका मतलब था कि उसके दिल में फेंग यून सबसे क्लोज़ लोगों में से था। उसे बिल्कुल भी डर नहीं था फेंग यून उसे कुछ मतलब हार्म पहुँचाएगा। ताई वेइशेंग ने कभी गाओ यांग और ज़ुज़ाई को हार्म नहीं किया, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उस टाइम पे उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने उसकी रीज़निंग को ओवरपावर कर दिया था और ये एक नेचुरल रिएक्शन था, लेकिन उसके बाद ताई वेइशेंग गिल्ट से भर गया था। उसकी हालात काफ़ी मतलब बेकार हो गए थे, वो मेंटली टॉर्चर में जी रहा था। फेंग यून के ट्रैप में गिरने के बाद ताई वेइशेंग ऑलमोस्ट पागल हो गया था, उसने जल्दी-जल्दी इमॉर्टल बनने का ट्राई करा। उसका ओरिजिनल इंटेंशन सिर्फ़ मरने का ही था। अपने गिल्ट की वजह से सुसाइडल अटेम्प्ट करना, ये दिखाता है कि उसका जो मतलब ये जो मन है ना कितना स्ट्रॉन्ग था। लेकिन उसी वक़्त एक कोइंसिडेंस हुआ, उसे जायंट सन की विल से हेल्प मिल गई और वो सक्सेसफुली गो इमॉर्टल बन गया। उसके बाद वो बेहोश हो गया। पेंगुइन ने ग्लास सोना टोकन का यूज़ करके उस राउंड को 88 रैंक बिल्डिंग में एंटर किया और ताई बाइशेंग को बेहोश देखा। उस वजह से उसे जाके उठाया। उस क्रूशियल मोमेंट पे ताई बाइशेंग उसके मास्टर के सीक्रेट के बारे में बताया। ये उसके वीक मेंटल स्टेट को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हिट कर गया। ताई बाइशेंग ने उस वक़्त अपने आप को डिनाई कर रहा था, उसका दिमाग कन्फ्यूज़ और टॉर्चर में जी रहा था। लेकिन उसी वक़्त फेंग युआन उसके सामने आया। लेकिन फिर फेंग युआन ने यहाँ पे ताई बाइशेंग की मदद करी, उसे डिसाइपल वाला मतलब दिया कि डिसाइपल है तू, एक ऑर्गेनाइज़ेशन जिससे वो बिलॉन्गिंग का फीलिंग आता था कि मतलब तू हमारा ही अपना है। एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन, एक गर्माहट उसके बाद फेंग युआन ने कैसिलिस के टाइम पाथ इमॉर्टल प्राइमेसी में एंटर एग्ज़िट करा, उससे बोला कि उसके इमॉर्टल गो का ध्यान रख ले। उसे मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वज़ह से उसे कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस एक तरीके से बढ़ गया था कि हाँ, मतलब हो गया। एक जो झूठ था उसको कवर करके एक सॉलिड बेस बना लिया गया था। और ऊपर से ट्रू यांग बिल्डिंग जो भी इंसिडेंट और हार्डशिप से और एनकाउंटर्स में एकदम डूबी हुई थी, उन सब में भी ताई वेइशेंग एक स्ट्रॉन्ग रीज़न दे दिया था कि वो फेंग युआन पे पूरा भरोसा कर सके। एक तरीके से मोयाओ को भी क्रेडिट देना चाहिए था, उसके माइंड में इंटरफेयर किया, वरना ताई वेइशेंग को मतलब अनकंडीशनली ट्रस्ट कैसे मिलता? फेंग युआन शांत होकर एनालाइज़ करता है। फेंग युआन कहता है ताई वेइशेंग ने गाओ यांग और ज़ुज़ाई की मौत का इनडायरेक्ट रीज़न बनने के बाद अपने वैल्यू को तोड़ दिया। उसका गिल्ट एक्सट्रीम लेवल पर चला गया। उसे लगता था कि वो एक ऐसा इंसान है, लेकिन उसे ये सब किया, मतलब उसे लगा कि वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन उसने ये सब कर दिया तो क्या बोलें। अब उसका बेनिफैक्टर मैं हूँ और उसे लगता है कि वो मुझ पर एक बड़ा एहसान चुकाना चाहता है और वो मुझे 100 टाइम्स क्या 1000 टाइम रिपे करेगा, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो फ़ेवर्स को रिपे करता है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये उसके लिए एक चांस है कि वो खुद को प्रूव कर सके कि वो अब भी एक अच्छा इंसान है। बुरे लोग कभी फ़ेवर रीपे नहीं करते, बल्कि उल्टा कभी-कभी तो फ़ेवर का बदला ही ले लेते हैं। लेकिन ताई बैनशिंग जैसा बंदा जितना ज़्यादा सैक्रिफ़ाइस करेगा फेंग युआन के लिए, उतना ज़्यादा गिल्ट को कैंसल करेगा। उसे लगेगा कि उसने गाओ यांग और ज़ुज़ाई के लिए जो गिल्ट फ़ील किया था, उसे रिडीम कर दिया है। ये पॉइंट अर्थ के साइकोलॉजिकल स्टडीज़ में मैच करता है, जैसे कि बैलेंस थ्योरी ऑफ कंपनसेशन मेंटालिटी। ये मैं बताऊँगा कभी तुम्हें और इसके बारे में भी। एक तरीके से देखा जाए तो फेंग युआन ने ताई बाइशेंग को एक चांस दिया था, खुद को दोबारा प्रूव किया था और एक वैलिड रीज़न दिया था जीने के लिए। फेंग युआन को ये सब क्रिस्टल क्लियर था, इसलिए जब उसने ताई बाइशेंग को बचाया, तब उसने मैनस बिफोर और लैंडस्केप एज़ बिफोर दोनों इमॉर्टल गू भी वापस दे दिए थे। फेंग युआन सोचता हुआ कहता है, मेरे पास वैसे भी बहुत सारे इमॉर्टल गू हैं और उनका खर्चा बहुत ज़्यादा है। ऐसे टाइम पर मैनस बिफोर और लैंडस्केप एज़ बिफोर ताई बाइशेंग को दे देना डेफिनिटली बेटर डिसीज़न था। ऊपर से मेरे इमॉर्टल प्राइमेसी में तो भाई डेड साइलेंस है। उसे इमॉर्टल एसेंस प्रोड्यूस नहीं करता। मेरे पास सिर्फ़ ग्रीन 19 हैं, वो भी ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस मीड 19 ही हैं। जितना यूज़ करूँगा उतना कम होते जाएँगे। हाँ, बाई हू का इमॉर्टल एसेंस थोड़ा यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन ताई बाइशेंग का एसेंस का यूज़ कर सकूँ तो बेस्ट होगा ना। इमॉर्टल गू का फीडिंग कॉस्ट सोचकर ही फेंग युआन के सर में दर्द होने लगा था। गो वॉर्म को पालना किसी मतलब मिस्ट्रेस को मेंटेन करने जैसा ही होता है। अक्सर गो मास्टर अफोर्ड नहीं कर पाते या मेंटेन नहीं कर पाते। जब फेंग युआन के पास हुई मॉर्टल ब्रेसलैंड था, तब वो मॉर्टल गू को फीड करने का कोई इशू नहीं रखता था। लेकिन जब उसके पास इतने सारे इमॉर्टल गू आ गए और हुई इमॉर्टल ब्रेसलैंड भी इतना ज़्यादा खर्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। लेकिन ये ब्लिसफुल वरी था। काफ़ी सारे गू इमॉर्टल्स के पास तो एक भी इमॉर्टल गू नहीं होता। वो मतलब वो अभी तक ढूँढ रहे हैं
अभी तक ढूँढ रहे हैं लेकिन मिलता नहीं है। फेंग युआन के पास्ट लाइफ में भी उसने कितना स्ट्रगल किया था, एक इमॉर्टल बूस्ट स्प्रिंग ऑटम सिगारा रिफाइन करने के लिए। और फाइनली जब वो सक्सेसफुल हुआ, तब उसने खुद ही सेल्फ डिटोनेट करना पड़ा। और अब वो दिमाग में मतलब एकदम वो दिमाग तोड़ रहा है, सिर्फ़ एक थॉट पे ही कैसे इन सब इमॉर्टल बू को फ़ीड करे। बस ये जो चीज़ है ना, दिमाग को एकदम तोड़े-फोड़े जा रही है कि क्या करे जाए। फेंग युआन चुप बैठा था, अपने पास्ट लाइफ़ की मेमोरीज़ से कोई आइडिया निकालने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर ट्राई करने के बाद उसने गिव अप कर दिया। फेंग युआन कहता है, शिट! ज़ॉम्बी बनने के बाद मेरा दिमाग सच में स्लो हो गया है। पहले जब ताई बाइंशिंग से बात कर रहा था, तब भी लगा कि मेरे थॉट्स का फ्लो स्लो हो गया है। अब मेरी थिंकिंग स्पीड भी पहले वाले पेस तक नहीं है। अब क्या करूँ? वहाँ तक कैसे पहुँचूँ? फिर उसने लैंड स्पीड को बुलाया, लिटिल हुई मॉर्टल को कहता है, बुलाता है और फिर उसके बाद फेंग युआन कहता है, विज़डम गू का क्या सीन है? अभी वो कहाँ पर है? लिटिल हुई मॉर्टल ब्लेस लैंड की लैंड स्पीड थी। उसे ब्लेस लैंड के अंदर जो भी हो रहा है, सब कुछ क्लियर समझ आता था। लिटिल हुई मॉर्टल कहती है, मास्टर जब आप विज़डम गू को यहाँ लाए थे, तब से वो अंडरग्राउंड चला गया। उसने एक रॉकमैन केव ढूँढी और उसी में सो रहा है। लिटिल हुई मॉर्टल ने अपनी आँखों को बंद किया और थोड़ी देर तक सेंस किया। फिर अपनी बड़ी सी वाटरी आइज़ को खोल के बोला। फेंग युआन सर हिलाते हुए कमांड देता है, मुझे वहाँ ले चलो। जो केव विज़डम गू के लिए थी, वो काफ़ी बड़ी थी। जब लिटिल हुई मॉर्टल फेंग युआन को वहाँ ले गई, तब उसके जायंट बॉडी के साथ वो आराम से मूव कर पा रहा था। जब विज़डम गू ने फ़ील किया कि फेंग युआन आ गया, तो उसने 5 कलर लाइट से चमकना स्टार्ट कर दिया। लिटिल हुई इमॉर्टल अब फेंग युआन के शोल्डर पर बैठी थी और विज़डम गू की क्यूरियोसिटी भरी नज़रों से घूर रही थी। ये एक रैंक 9 का विज़डम गू था। चाहे लिटिल हुई इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड के हर एक कोने को सेंस कर सकती है, लेकिन इतने क्लोज़ रेंज पे मिलना काफ़ी रेयर था। फेंग युआन कहता, ओ विज़डम गू, मैं तेरी मदद की थी एकदम भागने में और तेरी लाइफ़ भी बचाई है। हमारे पहले के डील के हिसाब से अब तेरी बारी है अपना प्रॉमिस पूरा करने की। डार्क और ग्रे केव के अंदर फेंग युआन की आवाज़ गूंज गई। विज़डम को कुछ नहीं बोला, थोड़ी देर के लिए एकदम साइलेंस रहा। फिर कुछ ब्रेथ्स के बाद वो हवा में फ्लोट करा और उसी मोमेंट पे लाइट ऑफ विज़डम एकदम समन हो गई। और यहाँ पे लिटिल हुई मॉर्टल कहती है, सो ब्यूटीफुल। उस एकदम एटमॉस्फेयर में लाइट ऑफ विज़डम एकदम दिख रही थी। मल्टी कलर की शाइन आ रही थी, जो फेंग युआन और लिटिल हुई मॉर्टल दोनों को कवर कर रही थी। फेंग युआन ने तुरंत फ़ील करा कि उसके थॉट लाइटिंग स्पीड से क्लैश हो रहे हैं। उसके सोचने का स्पीड सडनली सुपर फ़ास्ट हो गया है। ये होता है जब वो कॉग्निशन स्पीड बूस्ट मिल जाता है उसे, एक तरीके से कॉग्निशन स्पीड बूस्ट मिल रहा है उसे। वो जो लाइट है ना, वही दे रही है। लिटिल हुई मॉर्टल कहती है, दिस फीलिंग, ये कितना कम्फर्टिंग है। उसने धीरे से आँखें खोली और शॉक में एकदम घूरती रह गई। लाइट ऑफ विज़डम के अंदर बिल्कुल लॉस्ट हो चुकी थी, लेकिन कुछ सेकंड्स के अंदर ही उसका बॉडी धीरे-धीरे फेड होने लगा। फेंग युआन कहता है, लिटिल हुई मॉर्टल, तू ऑब्सेशन से बनी है, चाहे हेवनली पावर के साथ फ्यूज़्ड हो, फिर भी तू विज़डम गू की लाइट में ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकती, जल्दी वापस जा। फेंग युआन ने अपना फिंगर उसके हेड पर पॉइंट करा, जिससे लिटिल हुई मॉर्टल होश में आई। लिटिल हुई मॉर्टल ने अपना हेड पकड़ लिया। उसके व्हाइट चीक्स जो थे ना, एक्साइटमेंट से रेड हो चुके थे। लिटिल हुई मॉर्टल कहती है, मास्टर मास्टर, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है मैं इतनी स्मार्ट बन गई। विज़डम गू तो एपिक है। वो एक छोटी-सी बच्ची की तरह चिल्ला रही थी। यहाँ पे लिटिल हुई मॉर्टल तो बहुत ज़्यादा खुश थी। वो लिटिल हुई मॉर्टल कहती है, मास्टर सबसे ऑसम है आप, विज़डम गू तक को यहाँ पे ले आए और मुझे थोड़ी देर और रुकने दो ना प्लीज़। वो बोलती गई। फेंग युआन पे हँसते हुए कहता है, लगता है विज़डम गू ने तेरा ब्रेन एक्टिवेट कर दिया है, चल अब निकल यहाँ से। ये कहकर उसने 2 फिंगर लिटिल हुई मॉर्टल के हेड पर प्रेस किया। उसका छोटा-सा क्यूट हेड फेंग युआन के फिंगर्स के बीच में एकदम स्क्वीज़ हो गया और वो पूरा प्रेस करता गया। लिटिल हुई मॉर्टल ने थोड़ा-सा मुँह बनाया। लिटिल हुई मॉर्टल कहती है, मास्टर जा रही हूँ ना मैं। वो फेंग युआन के मतलब कहने के अगेंस्ट नहीं जा सकती थी, इसलिए उसे जाना पड़ा। और केव से फिर एकदम एकदम शांत हो गया। फेंग युआन अभी तक खड़ा था और बैठने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इस ज़ॉम्बी का बॉडी इतना हार्ड था कि खड़े-खड़े ही बैठे होने में कोई फ़र्क ही नहीं था। वो हॉलो के अंदर खड़ा था और सबसे पहले उसने मोयाओ की विल को चेक किया और उसके इमॉर्टल प्राइमेसी में सप्रेस थी जो। मोयाओ का विल लाइट ऑफ विज़डम से अनअफेक्टेड था। पहले भी वो इस बात को वाइंड ऑफ एसिमिलेशन में कन्फर्म कर चुका था, लेकिन अब दोबारा देखकर उसका दिल काफ़ी शांत हुआ था। फेंग युआन सोचता हुआ कहता है, जब इमॉर्टल प्राइमेसी बनता है, तब वो एक छोटी-सी दुनिया होती है। उसके वॉल्स हेवन और अर्थ के वॉल्स जैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं। अंदर-बाहर के बीच में कोई भी फ़ोर्स ईज़िली एंटर नहीं कर सकता। फेंग युआन ने अपनी ब्राइट रेड आइज़ बंद करी और डीपली सोचना स्टार्ट करा। ज़ॉम्बी बनने के बाद उसका थॉट प्रोसेस स्लो हो गया था और कॉग्निशन भी स्लो थी। बट लाइट ऑफ विज़डम की वजह से थॉट्स फास्ट हो गए, कॉग्निशन भी फास्ट हो गई। जैसे एकदम थॉट्स टकराते, नए वाले थॉट्स बन जाते और सही था, यहाँ पे चीज़ें सही हो रही थी।
अगर कोई ऑर्डिनरी ज़ॉम्बी होता तो लाइट ऑफ विज़डम में थोड़ी देर के लिए वो जीनियस बन जाता, लेकिन तुरंत बाद वापस से इडियट बन जाता। लेकिन फेंग युआन के माइंड में तो विल्स थे। ये विल्स विज़डम पाथ के गूवर्म से बने थे जो सोच सकते थे। पहले मोयाओ को हैंडल करने के लिए फेंग युआन ने विज़डम पाथ में डीप डाइव किया था और काफ़ी सारे गूवर्म्स कलेक्ट किए थे, जैसे स्पेशल विल गू, डेलिब्रेट विल गू, शार्प इंटेंट गू और सो ऑन। ये सारे विल्स उसके नॉर्थर्न प्लेन्स की जर्नी के लास्ट मोमेंट पे काफ़ी यूज़फुल हुए थे। अब फेंग युआन का एक्चुअल ब्रेन स्लो हो चुका था, इसलिए ये व्हील इसका रिप्लेसमेंट बन गए थे। उसका प्राइमल एसेंस इन्फिनाइट था, टेक्निकली उसके व्हील्स भी इन्फिनाइट हो गए थे। लाइट ऑफ विज़डम के इफेक्ट में जब स्टेबल हुआ सब कुछ, वो अब स्नो की तरह मेल्ट हो रहे थे जो व्हील्स थी और धीरे-धीरे छोटे होते जा रहे थे। और उसके बाद हुआ इंस्पिरेशन का एक्सप्लोजन। उसकी पुरानी मेमोरीज़ एकदम से क्लियर दिखने लगी। जैसे ही फेंग युआन फोकस करता है, उसके पूरी मेमोरीज़ एकदम भाई मूवी की तरह चलने लग जाती हैं। इस मोमेंट पे दुनिया एकदम ब्राइट फील हो रही थी और जब तक वो प्रॉपर्ली कंक्लूजन तक सोचता, उसके पास ऑलरेडी काफ़ी सारे आइडियाज़ आ चुके थे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब सिर्फ उन पार्ट को फॉलो करना था और फेंग युआन श्योर था, वो बेस्ट सॉल्यूशन डेफिनिटली फाइंड कर ही लेगा। अंदर एक अंडरग्राउंड केव में फेंग युआन लाइट ऑफ विजडम के बीच खड़ा था, डीप सोच में डूबा हुआ था। फेंग युआन कहता है, मुझे रीबर्थ मिला, मेरे पास पिछले 500 साल का एक्सपीरियंस है, बट मोया और जायंट सैंड जैसे पुराने मॉन्स्टर के सामने मैं कुछ भी नहीं था। जो डोमिनेंस पहले मेरी स्ट्रेंथ में थी, अब वो खत्म हो चुकी है। हिस्ट्री के दौरान जितने स्टार स्काई में हैं, उतने ही बड़े बड़े लेजेंड्स और हीरोज निकल के आए हैं। ह्यूमन हिस्ट्री में जायंट सन इमॉर्टल वनरेबल एक ऐसा अनबीटेबल एक्सपर्ट था जो मिलियन सालों में एक ही बार बनता है। फेरी मोयाओ एक रिफाइनमेंट पाथ की ग्रैंड मास्टर थी और स्पिरिट एफिनिटी हाउस की फेरी भी थी। उस टाइम सेंट्रल कॉन्टिनेंट के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल फेमस गो इमॉर्टल्स में से उसका नाम आता था। फेंग युआन के पास सॉलिड विल पावर है और उसके पास एक्सपीरियंस काफ़ी यूनिक है, बट फिर भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो वो भी इस ह्यूज स्टेरी स्काई में सिर्फ एक छोटा सा स्टार है। उसकी करंट स्ट्रेंथ और फाउंडेशन इतनी नहीं है कि वो हिस्ट्री के ग्रेट एक्सपर्ट्स को मतलब उसके बराबर आ सके। फेंग युआन कहता है, ये जो मेरा नॉर्थर्न प्लेन्स का ट्रिप था, ये मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा बड़ा और वाइल्ड निकला। अगर मोयाओ की विल ने बीच में इंटरफेयर नहीं किया होता, तो मैं ट्रुयांग बिल्डिंग के अंदर छुप कर हर 10 साल में नए आइडेंटिटीज़ के साथ एक्सप्लोर करता। बट अब तो सब कुछ बदल चुका है, डाइस रोल हो गया है। नॉर्थर्न प्लेन्स अब डेफिनेटली एक ह्यूज क्योस वाला बनने वाला है। हर तरफ एक्सपर्ट और पावरफुल फोर्सेस मुझे ढूंढने निकल पड़ी होंगी। उसने अपनी जर्नी को एनालाइज किया और क्लियरली फील किया कि उसकी बिगेस्ट वीकनेस विज़डम पाथ में थी। उसका स्ट्रॉन्ग एरिया हमेशा से प्लानिंग और स्कीमिंग रहा है। उसके रीबर्थ का जो एज था, उसने उसको और ज़्यादा पावरफुल बनाया था। लेकिन मोयाओ की विल ने उसके थॉट को शेक कर दिया था, जिसकी वजह से वो ठीक से सोच भी नहीं पाया था। फेंग युआन कहता है, 88 रॉन्ग बिल्डिंग नॉर्थर्न प्लेस का एक स्पिरिचुअल सिंबल है। उसको गिराने के लिए मैं ही ज़िम्मेदार हूँ। अगर मैं अभी पकड़ा गया तो भुगतान तो अनइमेजिनेबल होगा। हाँ, मैं भी हुई इमॉर्टल ब्लेसलैंड में छुपा हूँ, बट ट्रुथ ये है कि यहाँ भी मैं सेफ नहीं हूँ। इमॉर्टल क्रेन सेप्ट तो पहले से ही डांगहुन माउंटेन पर नज़र रखे हुए हैं और नॉर्थर्न प्लेन्स के गु इमॉर्टल भी विज़डम पाथ के थ्रू मेरी लोकेशन मतलब डिड्यूस कर सकते हैं। फेंग युआन को पूरी क्लैरिटी थी कि हु इमॉर्टल ब्लेसलैंड में छुपे रहना सिर्फ सरफेस लेवल पे सेफ लग सकता है, लेकिन रियलिटी में बस वो एक डेथ का वेट कर रहा था। अगर वो खुद बड़ा स्टेप पहले ले तो उसका एंड फिक्स है। और फेंग युआन कहता है, डार्क लिमिट इमॉर्टल गो, मैंने इसका नाम पिछली लाइफ में भी सुना था। ये गो ऑरा को हाइड कर सकता है, रिडक्शन को ब्लॉक करता है। अगर मैं इस गो को ले आया तो शायद मैं अपनी पूरी डेडली सिचुएशन से बच सकता हूँ। उसके दिमाग में हाई लाउरन का नाम आया। ये लड़की कोई छोटी मोटी प्लेयर नहीं थी, ये एक डेंजरस, हाईली रूथलेस और प्रैक्टिकल इंसान थी जिसे हर सीन का फ़ायदा उठाना आता था। उसे अपने खुद के इंस्ट्रक्टर को बिट्रे किया था, अपने फादर को मारने का प्लान बनाया था, पूरे डेमोनिक वाइब्स थी इसकी। उसके पास ग्रेट स्ट्रेंथ टू मार्शल फिजिक थी और एक स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल गू भी था। जब वो गू इमॉर्टल बनेगी तो उसका प्रोग्रेस रॉकेट स्पीड से होगा। वो काफ़ी हद तक फेंग युआन जैसी थी और इसलिए उसके साथ काम करना मतलब डबल अलर्ट होना। चाहे वो इमॉर्टल गो डार्क लिमिट हो या फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल गो, या दोनों चीज़ें फेंग युआन के लिए हाईली वैल्यूबल थी। सोचते सोचते फेंग युआन के थॉट्स स्लो होने लगे। उसके माइंड के अंदर जो विल्स थे वो ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे। एक मोमेंट के लिए फेंग युआन ब्लैंक हो गया। फिर वो लाइट ऑफ विजडम से बाहर निकला और गू वॉर्म्स एक्टिवेट करके नए विल्स बनाने लगा। थोड़ी देर में उसका माइंड फिर से डिफरेंट टाइप्स का विल्स से भर गया। फेंग युआन कहता है, बस एक ही दिक्कत है, मॉर्टल गू ज़्यादा विल क्रिएट नहीं कर सकता।
और लाइट ऑफ विज़डम में ये ईज़िली कंज़्यूम भी हो जाते हैं। अगर मेरे पास कोई इमॉर्टल गू होता जो विल्स को क्रिएट करता, तो मैं अनलिमिटेड सोच सकता था बिना किसी इश्यू के। उसका थोड़ा मतलब रिग्रेट भी फ़ील हो रहा था। उसके पास एक रैंक 6 विज़डम पाथ इमॉर्टल गू था, डिलाइट इन द वाटर एंड माउंटेन, जो जॉयफुल विल क्रिएट करता था, यानी जॉयफुल विल होती है वो उसको क्रिएट करता है। लेकिन थोड़ा सोच के उसने उसे यूज़ नहीं करा था। एक ही था इमॉर्टल गू, लेकिन फिर भी उसने वो यूज़ नहीं करा। इमॉर्टल को यूज़ करने के लिए इमॉर्टल एसेंस चाहिए होता है और फेंगिवान के पास अभी सिर्फ 19 ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस बीड्स थे और उसका इमॉर्टल प्राइमेसी अब डेड लैंड बन चुका था। इसका मतलब ये है कि अगर एक बीड यूज़ हो गया तो वो वापस नहीं आएगा, रिफ़िल का कोई ऑप्शन नहीं है। सो उसने डिसाइड किया कि जब तक सुपर ज़रूरत ना हो, तब तक सिर्फ मॉर्टल को ही यूज़ करेगा। जैसे ही उसने मतलब काफ़ी मॉर्टल व्हील्स क्रिएट कर लिए, फेंगियोन दोबारा से लाइट ऑफ विज़डम के अंदर चला गया। इस बार उसने किसी एक्सटर्नल सिचुएशन पे फ़ोकस नहीं करा, बस अपने आप पे किया। फेंगियोन कहता है, मैं एक ज़ॉम्बी बन चुका हूँ, मेरा कल्टीवेशन अब आगे नहीं बढ़ सकता। सबसे पहला इश्यू ये है कि मैं कैसे दोबारा ह्यूमन बनूँगा। अगर मेरे पास यिन यांग रोटेशन को होता तो काम आसान हो जाता, बट वो सिर्फ रैंक 4 का है और मैं अब तो इमॉर्टल ज़ॉम्बी हूँ। दूसरा मेजर प्रॉब्लम ये है, मैं तो बिल्कुल बैंकरप्ट हो चुका हूँ। नॉर्थर्न प्लेन्स के इस मिशन में अपनी ऑलमोस्ट सारी सेविंग लगा दी थी उसने। अब तो उसके खर्चे के मतलब इनकम तो एक तरीके से जा ही चुकी है, कुछ बचा ही नहीं, टोटल ब्रोक है भाई। उसके पास अब एक भी इमॉर्टल एसेंस स्टोन नहीं बचा था। हो इमॉर्टल बेस्ट लैंड भी ऑलमोस्ट एकदम क्या बोले, उसमें कुछ था ही नहीं, उसके पास भी अब कुछ बेचने को भी नहीं बचा कि कमा ले। नॉर्थर्न प्लेस की फाइनल बैटल पहले ही उसने सारे मतलब रिमेनिंग इमॉर्टल एसेंस स्टोन यूज़ कर लिए थे। लास्ट मोमेंट पे तो उसने अपने आइटम्स तक को बेच दिया था फॉर परचेसेस। उसने लैंड ब्लेस लैंड के अंदर ऑलमोस्ट सारे फॉक्सेस और वुल्फ ग्रुप भी सेल कर दिए थे। वो ग्रास लैंड में कभी-कभी ही फॉक्स या वुल्फ दिखते थे। जो 10,000 हेरी मैन उसने बाय किए थे, उनमें से तो मोस्ट को मतलब इमरजेंसी में वो बेच दिया था। सिर्फ़ 2,000 ओल्ड हेरी मैन बचे थे, जो रिफाइनमेंट में एक्सपर्ट थे। इनमें बच्चे का मतलब इसमें भी जो बचे-खुचे थे, उनमें भी ऐसा देखो उसने जो 10,000 लिए थे, एक तो उनमें से रिफाइनमेंट वाले थे, जो रिफाइनमेंट करते थे और दूसरे थे जो बच्चे वाले थे, बच्चे, जो बड़े नहीं हुए थे। तो उसने बच्चे वाले भी बेच दिए और कुछ रिफाइनमेंट वाले भी बेच दिए। अब उसके पास बहुत कम थे। रॉकमैन स्लेव का ट्रेड उसकी इकोनॉमी का सॉलिड पिलर था, लेकिन जब इमॉर्टल क्रेन्स एक्ट ने ट्रांजैक्शन रोक दिया तो पिलर टूट गया और ट्रेजर येलो हेवन में रॉकमैन को मार्केट में पूरा डिवाइड हो गया था। अब उसमें फेंगयुआन के लिए जगह बनाना मुश्किल था। सीन ऑलरेडी बुरा था और अब और खराब हो गया था। सिर्फ पावरफुल बैटल स्ट्रेंथ होना काफ़ी नहीं था, स्ट्रॉन्ग कल्टीवेशन के लिए प्रॉपर रिसोर्स भी होना चाहिए। गू का वे सिंपल नहीं है, उसमें नरिशिंग, यूजिंग, रिफाइनिंग सब कुछ आता है। गू मास्टर सिर्फ यूज़ नहीं करते, उसको रेज़ भी करना पड़ता है, बड़ा करना, पालना, पोसना, रिफाइन करना सब कुछ होता है इसमें। अंडरग्राउंड केव में फेंगयुआन अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था, उसकी कल्टीवेशन पूरी तरह रुक चुकी थी और इसी वजह से उसके रिसोर्स की डिमांड और भी बढ़ गई थी। सिर्फ़ इसी तरह वो अपने मतलब जीवन को वापस पाने की मतलब लाइफ़ को वापस कैसे पाएगा? उसको उसकी जो चाह थी उसको थोड़ा मतलब बढ़ गई थी। ऐसे भी कोई नहीं है कि उसको अपीयरेंस से कोई फ़र्क पड़ता है कि ज़ॉम्बी है। अपीयरेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये है कि कल्टीवेशन किसी भी तरह स्टार्ट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है बाकी। 3 दिन बाद डांगहुन पैलेस के अंदर देखते हैं। फेंगयुआ ने एक बार फिर से सिंपल सा सेटअप रेडी करा। एक रफ हॉल बनाया जिसमें से स्टोन चेयर्स दोनों साइड से एकदम रॉस में लगी थी। बीच में एक मेन चेयर थी जो एकदम बेड जितनी बड़ी थी। उसकी बैक किसी माउंटेन जितनी ऊँची थी, लेकिन फेंगयुआन उस पर बैठा तो वो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट फिट थी। ताइबान शेंग और फेंगयुआन के लेफ्ट साइड पर पहले सीट पर बैठा था। उसकी आईब्रोज टाइट थी और हाथ में एक छोटी-सी व्हाइट डोव थी, काफ़ी सुंदर और बढ़िया लग रही थी। ये डोव फेंट लाइट में ग्लो कर रही थी। ये एक रैंक 5 का मैसेंजर डोव गो था। कुछ ही देर बाद ताइबान शेंग का कॉन्शियसनेस यानी ये जो दिमाग में जो मन होता है, कॉन्शियस जो भी कहते हैं उसको, वो निकल गया, उस डोब के अंदर गया। उसने गहरी साँस ली और थोड़ा परेशानी भरे अंदाज में बोला, मास्टर हेल्प नहीं करेंगे और इसे जूनियर वेदर के लिए एक टेस्ट बना दिया। हैं? तो ये डोप कहाँ से लाया? इसने दोबारा से कोई प्लानिंग करी? फेंगयुआन कहता है सही कहा। लेटर में उन्होंने मुझे क्रिटिसाइज़ किया है, बोला है कि मैं छोटी-छोटी चीज़ों में लालच दिखाता हूँ। उनकी बात नहीं मानी, बिना सोचे-समझे डी को इनहेरिटेंस ओपन कर दिया, जिसकी वजह से मोयाओ की विल से टकरा गया। इतने सारे मेस क्रिएट हो गए और अब इस बार वो चाहता था कि वो खुद ही हैंडल करे। मतलब ये था कि अब फेंगयुआन इसे खुद ही हैंडल करेगा, मास्टर कुछ हेल्प नहीं करेगा।
और मास्टर के स्टाइल को तो हमेशा ऐसा ही था, लगता है अब मेहनत मेरा ओनली ऑप्शन बचा है। ताई बाइशेंग ने सर हिलाया, फेंग युआन का लास्ट सेंटेंस भी एग्री करता हुआ वो समझ गया। पहले जब ओल्ड बैगर ने उसे गो इमॉर्टल इनहेरिटेंस दिया था, तो उसके बाद वो तुरंत डिसअपीयर हो गया था, बिना किसी और चीज़ की चिंता किए। ये पैटर्न फेंग युआन के टेस्ट जैसा था और ताई बाइशेंग को कुछ अजीब नहीं लगा। ताई बाइशेंग कहता है, धीरे से उसने पूछा, जूनियर ब्रदर, तुमने कहा था कि मास्टर ने ऑलरेडी 6 लेगेसी डिसाइपल लिए थे। तुम 5th हो और स्ट्रेंथ और एनस्लेमेंट पाथ में हो तुम। तुम्हारे पास 2 और गो इमॉर्टल इनहेरिटेंस है और और तुम्हारे पास 5 और फेलो डिसाइपल्स भी तो होंगे ना। उनसे हेल्प क्यों ना लें हम? फेंगयुआन ने तुरंत सिर हिलाया। वो कह रहा है, जोक कर रहे हो क्या? ऑब्वियसली ये पॉसिबल ही नहीं है। जो मैसेंजर डोव का गो लेटर था, उसका पूरा कंटेंट फेंगयुआन ने खुद ही फैब्रिकेट किया था। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क का नाम भी उसने खुद ही रैंडमली बनाया था। वो 6 लेगेसी डिसाइपल, वो भी तो पूरे फेक ही थे। उनसे हेल्प लेने का सवाल ही नहीं उठता। फेंगयुआन यहाँ पे बताते हुए कहता है और अपने आप को बचाता भी एक तरीके से बोलते हुए कहता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। उसने थोड़ा फ़ोकस स्माइल दिया और फिर आँखों को थोड़ा एक्सट्रीम सिंसेरिटी के साथ बोला, सबसे पहले, मैं बस मास्टर के मुँह से उन डिसेबल का नाम कभी सुना है। मैंने कभी उन्हें देखा नहीं है, ना उनकी आइडेंटिटी का मुझे पता है, ना उनकी लोकेशन और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये मास्टर का दिया हुआ टास्क है। लेटर में उन्होंने 5th डिसेबल का रैंक दिया है और कहा है कि तुम मुझे इस फ़ेज़ में हेल्प करोगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। साथ में उन्होंने मुझे नॉर्थर्न प्लेन्स के बैटल स्पॉइल रखने की परमिशन भी दे दी है। यही उनकी तरफ से मेरी हेल्प है। अगर मैं अभी भी उन फेक डिसेबल से हेल्प माँगता, तो मास्टर की विश के अगेंस्ट होता, क्योंकि ये उनका टेस्ट है मेरे लिए। और ताइबानिशन कहता है, थोड़ा रिलैक्स होकर कहता है, अगर मास्टर ने कुछ बोला भी नहीं होता, तब भी मैं जूनियर ब्रदर के साथ ही रहता, अपना पूरा सपोर्ट देता। तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है? फेंगयुआन कहता है, ओल्ड भाई, तुमने भी तो लेटर का कंटेंट पढ़ ही लिया है। मास्टर ने सजेस्ट किया है कि ज़ॉम्बी अलायंस जॉइन करो। ताई बाइशेंग कहता है, ज़ॉम्बी अलायंस क्या होती है? ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है? उसका ये कन्फ्यूज़न वैलिड था क्योंकि वो नया-नया गो इमॉर्टल बना था, तो नेचुरली उसे ये इतना नॉलेज नहीं था। फेंगयुआन कहता है, ज़ॉम्बी अलायंस से ही क्लियर है, ये एक ज़ॉम्बी का अलायंस है। ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी पुरानी है और रिपोर्टेडली ये मेडिवल एंटिक्विटी एरा से एग्जिस्ट करती आ रही है, यानी लगभग 3 लाख साल पुरानी। आज के टाइम में ये एक सुपर फ़ोर्स बन चुकी है, जो 5 रीजन में स्प्रेड है। इसका मेन हेडक्वार्टर ईस्टर्न सी में है और बाकी के 4 रीजन्स में भी इसकी ब्रांचेस ऑफिसेस हैं। ताइबान कहता है, पूरे 5 रीजन में फैला हुआ है क्या? क्या ये लोग नॉर्थर्न प्लेन्स के हुआंगजिन फैमिली से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? उसकी आवाज़ में थोड़ा सरप्राइज़ था। फेंगयुआ ने सर हिला के कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। ज़ॉम्बी अलायंस के मोस्टली मेंबर्स ज़ॉम्बी होते हैं। उनके हायर अप्स इमॉर्टल ज़ॉम्बी होते हैं। ये इमॉर्टल ज़ॉम्बीज़ वैसे गो इमॉर्टल होते हैं, जो अपनी लाइफ़ के एंड तक पहुँच चुके होते हैं और ज़िंदा रहने के लिए ज़ॉम्बी बन जाते हैं। इनके इमॉर्टल प्राइमेसी डेड होते हैं। ये इमॉर्टल एसेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ना ही हेवन और अर्थ की वाई एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं। टाइम के साथ उनका ब्लेस्ड लैंड श्रिंक होता लगता है, मतलब श्रिंक हो जाता है और क्रम्बल होने लगता है। इसलिए इनके बैटल स्ट्रेंथ नॉर्मल गो इमॉर्टल्स होते हैं ना, उनसे वीक होती है। लेकिन कुछ होते हैं जो थोड़े अलग होते हैं, जिनकी वीक नहीं होती, कुछ पावरफुल भी होते हैं। फेंगयुआन अलायंस के रीजनल ब्रांचेस लोकल सुपर पावर से वीक होते हैं, लेकिन ईस्टर्न सी वाला जो उनका हेडक्वार्टर है ना, वो तो भाई एक सुपर फोर्स है, एक बहुत पावरफुल फोर्स है। यानी इसका बस इतना कहने का मतलब है, ज़ॉम्बी अलायंस जॉइन करेंगे, शायद वहाँ से कुछ प्रॉफिट मिल जाए और ब्रांचेस जॉइन करेगा या मेन हेडक्वार्टर में जाएगा, पता नहीं है तो। लेकिन जब उसने इतना बता दिया कि जो ब्रांचेस होती हैं, वो सुपर फोर्स नहीं होती, वो इतनी पावरफुल नहीं होती कि मेन किसी चीज़ को हरा सके। जैसे सेंट्रल कॉन्टिनेंट का स्पिरिट एफिनिटी हाउस, उसको नहीं हरा सकता, वो टॉप 10 सेक्शन में से है। और जो हुआंगजिन फैमिली है, उसको भी नहीं हरा सकता नॉर्थर्न प्लेन्स में, है ना? लेकिन जो हेडक्वार्टर है, अगर उसकी फाइट हो जाए तो शायद वो हरा सकता है। और ताई बाइशेंग कहता है, ओह ऐसा है? उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई थी। उसने फिर से डाउट में पूछा, तो मास्टर ने तुम्हें ज़ॉम्बी अलायंस जॉइन करने को क्यों बोला? फेंगयुआन थोड़ा सोच के कहता है, जब एक गू इमॉर्टल अपनी लाइफ के एंड तक पहुँचता है और इमॉर्टल ज़ॉम्बी बन जाता है, फिर उसके पास लाइफ स्पैन गू आ जाए, तो ऑब्वियसली वो अपना ह्यूमन बॉडी वापस पाना चाहेगा। ज़ॉम्बी अलायंस का एक मेन पर्पस ही यही था, एक दूसरे की मदद से ये लोग ह्यूमन बॉडी को वापस पाने के मेथड्स पर रिसर्च करते हैं। इतने टाइम से उन्होंने डेफिनेटली कुछ तो रिजल्ट अचीव किए होंगे। मेरा गेस है कि मास्टर का पर्पस भी यही है। ताई बाइशेंग ने थोड़ा खुशी भरी टोन में बोला, लेकिन थोड़ा वरी भी दिख रहा था। ये आइडिया सीरियसली सॉलिड है, लेकिन तुम ज़ॉम्बी अलायंस जॉइन करोगे कैसे?
फेंगयुआन थोड़ा-सा हँसा। वह कहता है ओल्ड बॉय इसमें टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है? ज़ॉम्बी अलायंस जॉइन करना काफ़ी सिंपल है। मुझे सिर्फ़ अपनी आइडेंटिटी एज़ अ इमॉर्टल ज़ॉम्बी दिखानी होगी। ताई बाइंशन कहता है बस इतना ही? फेंगयुआन कहता है ऑफ कोर्स। ज़ॉम्बी अलायंस को हर तरफ से सुपर फ़ोर्स सप्रेस करती हैं, तो इनकी फंक्शनिंग ऑलरेडी टफ होती है। इसलिए वो नए मेंबर्स को बहुत मतलब जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं और इमॉर्टल ज़ॉम्बी की आइडेंटिटी ईज़िली फेक नहीं की जा सकती। ज़ॉम्बी अलायंस ने काफ़ी डीप रिसर्च की है और उनके पास काफ़ी मेथड्स हैं वेरीफ़ाई करने के कि कौन ज़ॉम्बी है और कितना पावरफुल है। नॉर्थर्न प्लेन्स के ज़ॉम्बी अलायंस जॉइन करने का प्लान कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले हमें एक इंसान का वेट करना होगा। ताई बाइंशिंग कहता है, हाई लॉलन, ये नाम उसके मुँह से तुरंत निकल गया। फेंगयुआ ने सर हिला दिया। उसने ताई बाइंशिंग से अपने नॉर्थर्न प्लेन्स के प्लान को छुपाया नहीं था। एक्चुअली उसने ऑलमोस्ट सब कुछ ओपनली बता दिया था क्योंकि उसे फ्यूचर में उसकी मदद चाहिए थी। इसी के साथ करते हैं चैप्टर को ख़त्म और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।